एपिसोड 101। ओब्रॉय हाउस। सारा जैसे उस शख्स के गले लगती है तो वो शख्स सारा के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, सारा क्या हुआ? उसके पूछने पर सारा उस लड़के के गले लगे ही दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वीनू ये यहाँ किसी केविन से मिलने आए हैं। जब मैंने उन्हें कहा कि यहाँ कोई केविन नहीं रहता है तो इन्होंने मुझे पागल चुड़ैल कहा। वीनू यानी विहान जैसे केविन नाम सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो अपनी सर्द नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। विहान जैसे ही दरवाजे पर खड़े लोगों को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वही हाल दरवाजे पर खड़े रक्षित, अभि और आर्यन का था। मोक्ष और रुद्र पीछे ही खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, दोनों बस अपने पेंट की जेब में हाथ रखे खड़े थे। आर्यन जैसे ही अंदर खड़े विहान को देखता है तो वो जल्दी से अंदर भागता है और विहान के सामने खड़े हो अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, केविन भाई। विहान आर्यन के मुंह से केविन सुन अपनी आंखें कसके बंद कर देता है। केविन अपनी आंखें बंद किया ही किसी को आवाज लगता है, रोमा। केविन जैसे ही रोमा नाम लेता है उसके 2 मिनट बाद उसके सामने एक 28 से 30 साल की लड़की अपना सिर नीचे कर खड़ी हो जाती है। केविन सारा को खुद से दूर करते हुए रोमा से कहता है, रोमा सारा को रूम में लेके जाओ। सारा केविन की बात सुनना में अपना सिर हिला के कहती है, नहीं वीनू मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। केविन सारा की बात सुन उसे घूरने लगता है। सारा केविन के घूरने से अपना सिर झुका के धीरे से बोली, सॉरी आप, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। केविन सारा की मासूमियत देख उसे अपने सीने से लगा और फिर उसके सिर को चूमते हुए कहता है, सोना बच्चा अभी घर में मेहमान आए हैं ना, तो मुझे उनसे बात करनी है, तब तक तुम रूम में आराम करो। सारा केविन की बात सुन आर्यन की तरफ घूरते हुए बोली, वीनू ये मेहमान नहीं है, ये बहुत गंदे हैं, इन्होंने मुझे चुड़ैल कहा था। आर्यन सारा की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर केविन की तरफ देखना में अपना सिर हिला देता है। केविन आर्यन को घूरने लगता है और फिर सारा से बोला, बच्चा तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें पनिशमेंट दूंगा। सारा केविन की बात सुन चमकती आंखों से केविन को देखती है और फिर खुश होकर केविन के होंठों पर किसकर बोली, सच्ची वीनू। केविन मुस्कुरा के बस हाँ में अपना सिर हिला देता है तो सारा आर्यन की तरफ साथ ही मुस्कान लिए दिखती है और रोमा के साथ रूम में चली जाती है। आर्यन सारा की मुस्कान देख उसे हैरानी से देखने लगता है। वो सारा को देख मन में कहता है, गिरगिट। इतना बोला वो मुंह बना लेता है और केविन को देखता है जो सारा को ऊपर जाते हुए देखता रहता है। आर्यन और रक्षित केविन को हैरान होकर देख रहे थे। अभी तो केविन को गौर से देख रहा था। वो देख रहा था केविन सारा को कितने प्यार से रख रहा था। उसे केविन के सामने आने में भी थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वो तो आना नहीं चाहता था लेकिन मोक्ष के कहने पर उसे आना पड़ा। लेकिन वो आ तो गया था पर अब उसे केविन को देख ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे केविन को सारा के साथ ऐसे देख अच्छा भी लग रहा था। सारा जब अपने कमरे में चली जाती है तो केविन अब आर्यन और बाकी सबकी तरफ देखता है। आर्यन जल्दी से केविन के गले लग जाता है और अपनी नम आंखों से कहता है, आई मिस यू भाई। केविन आर्यन के गले लगने से उसे भी अपने गले से लगा देता है और उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, मिस यू टू छोटे। केविन अब सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? जैसे ही कोई जवाब देता मोक्ष और रुद्र अपने एक हाथ जेब में रख और दूसरे हाथ को एक दूसरे के हाथ को पकड़ अंदर की तरफ आते हैं और मोक्ष केविन को बिना भाव के देखते हुए कहता है, क्यों तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है अगर हम यहाँ आ भी गए हैं तो? केविन उस आवाज को सुन दरवाजे की तरफ देखता है। उसकी नजर मोक्ष और रुद्र पर जाती है। केविन उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है। रुद्र केविन को ऐसे देखते देख बोला, अंकल हमें ऐसे मत देखिए, मैं इनका ही बेटा हूं। केविन रुद्र की बात सुन झेप जाता है और जल्दी से उनसे अपनी नजर हटा सबको बैठने को कहता है। मोक्ष एक नजर केविन को देखता है और फिर सोफे में जाके बैठ जाता है और उसके बगल में रुद्र बैठ जाता है। केविन फिर से मोक्ष और रुद्र को देखता है जो एक जैसे बैठे हुए थे और एक जैसे हरकतें कर रहे थे। अगर मोक्ष बालों में हाथ लगाता तो रुद्र भी वैसे ही करता, मोक्ष अपना सिर घूमता तो रुद्र भी थोड़ी देर बाद वैसे ही करता। मोक्ष रुद्र जानते थे केविन उन्हें ही देख रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ना के अपना सिर हिला देते हैं। सब लोग सोफे में बैठ जाते हैं तो केविन एक मेड से बोल सबके लिए कॉफी मांगता है। रक्षित केविन को देखता है और उसे पूछता है, तुमने सारा को ये नहीं बताया है कि तुम केविन हो? केविन रक्षित की बात सुन उसे कोई जवाब नहीं देता है, बस उसे घूरने लगता है। जिस देख रक्षित अपनी नजर केविन से हटा देता है वो उससे अब कुछ ना बोलने का सोचने लगता है। केविन रक्षित को देखते हुए बोला, नहीं वो जब मेरा इलाज कर रही थी तब मेरी याददाश्त चली गई थी और मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता था, नाम तक नहीं। तब ये विहान नाम भी उसी ने मुझे दिया था, इसलिए जब मेरी याददाश्त आई तब भी मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया और ना ही मैंने उसे ये बताया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। केविन की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। रक्षित हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे तो यकीन नहीं होता कि केविन ने उसे जवाब दिया था। उसे लगता था कि केविन भी उससे नफरत करता होगा। आर्यन केविन को देख मुंह बनाते हुए बोला, वो सब तो ठीक है भाई, पर आपको नहीं लगता आपकी वाइफ थोड़ा सा पागल है? देखा आपने मुझसे तो चिल्ला के बात कर रही थी और आपके साथ बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी और मैंने जरा तेज क्या बोला तो रोने लग गई। बहुत अजीब है वो। केविन आर्यन की बात सुन पहले तो उसे घूरता है और फिर उससे नजर हटा के कहता है, नहीं वो ऐसी नहीं थी पहले, बस आजकल वो ऐसी बन गई है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं इसलिए वो कभी कभी ऐसे बिहेव कर देती है।
आर्यन केविन की बात सुन अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, यार इन लड़कियों का यही ड्रामा हमें पागल कर देता है। आजकल टिया के भी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, उसने भी मेरा जीना हराम करके रखा है। केविन आर्यन की बात सुन उसे हैरान होकर बोला, तो क्या तुम्हारी बीबी भी प्रेग्नेंट है? आर्यन अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, यार भाई आप सब ऐसे क्यों कह रहे हैं, मेरी बीबी प्रेग्नेंट नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है कि प्रेगनेंसी में ही लोगों के मूड स्विंग हो। आर्यन अभी बोल ही रहा था कि उसे कुछ याद आता है और वो चौंकते हुए केविन को देख बोला, एक मिनट आपने क्या कहा? मेरी बीबी भी से मतलब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है? क्या आप पापा बनने वाले हैं? सब अब केविन को देखने लगते हैं। अभी की नजर भी केविन पर टिकी थी, वो भी केविन का जवाब सुनना चाहता था। केविन मुकुराते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, वी बोथ आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स वेरी सून। फिर केविन आर्यन को देखते हुए आगे कहता है, पहले मुझे भी नहीं पता था, बस सारा पिछले एक हफ्ते से अजीब बिहेव कर रही थी। मैं कुछ भी बोलता था तो वो मुझ पर चिढ़ जाया करती, प्यार से बोलता तो भी वही हाल। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन 2 दिन पहले जब मैं वॉशरूम में था तो मुझे बाहर आने में लेट हो गया था, तो सारा ने उस दिन भी मेरे साथ इस बात पर बहुत बहस किया। मैंने भी गुस्से में थोड़ा सी ऊंची आवाज में बात कर दी थी, जिससे सारा डर गई थी और बेहोश हो गई थी। सारा को बेहोश देख मैं डर गया था। फिर जब मैंने डॉक्टर को बुलाया तब पता चला कि सारा प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ये सब हरकत कर रही थी। केविन की बात सुन सब उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं और उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, सिवाय आर्यन के, क्योंकि आर्यन किसी सोच में गुम हो गया था। रक्षित आर्यन को ऐसे चुप देख उसके कंधे में हाथ रख उसे हिलाते हुए बोला, हे छोटे कहाँ खो गया? आर्यन रक्षित के हिलाने से अपने सेंस में वापस आता है और फिर रक्षित को डरते हुए देखने लगता है। रक्षित आर्यन का ऐसा उतरा हुआ चेहरे देख उसे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तू इतना डरा हुआ क्यों है, कुछ हुआ है क्या? आर्यन रक्षित की बात सुन रोने जैसे मुंह बना के उसे जैसे ही कुछ कहने को होता है कि तभी मोक्ष के फोन की रिंग बज जाती है। मोक्ष अपना फोन निकालता है तो उसमें अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। मोक्ष कुछ देर तो फोन को देखता ही रहता है, फिर वो कॉल रिसीव कर जैसे ही अपने कान में लगता है तो उसे दूसरी तरफ की आवाज सुनाई देती है। मोक्ष जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। मोक्ष अपना फोन जेब में रख सोफे से उठ जाता है और रुद्र का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। सब लोग मोक्ष को ऐसे अचानक बिना कहे जाते हुए देखते हैं तो वो मोक्ष को पीछे से आवाज लगाते हुए बोले, मोक्ष क्या हुआ, तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो? मोक्ष उनकी बात सुन जाते हुए कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन सबके होश उड़ जाते हैं और सब हैरानी से मोक्ष को देखने लगते हैं। रक्षित और आर्यन तो सोफे से उठ खड़े हो जाते हैं। मोक्ष बिना रुके बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हॉस्पिटल से फोन आया था, रैबिट, टिया और लीजा वहां है? रक्षित आर्यन जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो भी शॉक्ड होकर अपनी जगह से उठ जाते हैं और हड़बड़ा के पूछते हैं, हॉस्पिटल? मोक्ष उन्हें कोई जवाब नहीं देता है और रुद्र के साथ बाहर आ जाता है। आर्यन और रक्षित भी डरते हुए एक दूसरे को देखते हैं और वो भी जल्दी से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। केविन अभी तो हैरानी से अपनी जगह में जम जाते हैं, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता अभी अभी हुआ क्या था। अभी जब सबको भागता हुआ देखता है तो वो भी सोफे से उठ बिना केविन की तरफ देख बाहर जाने लगता है। अभी घर से बाहर जा पता, तभी केविन उसे आवाज देते हुए रोक देता है। अभी रुको। अभी भी जैसे ही केविन की आवाज सुनता है उसके पैर भी अपनी जगह में जम जाते और उसकी आंखें बंद हो जाती है। सिटी हॉस्पिटल। मोक्ष की कार तेजी से सिटी हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है। वो जल्दी से कार का डोर ओपन कर बाहर आता है और फिर रुद्र की साइड का डोर ओपन करता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मोक्ष के अंदर जाते ही रक्षित की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और उसमें से रक्षित और आर्यन कार से बाहर आते हैं और वो भी जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। मोक्ष और रुद्र हॉस्पिटल के अंदर आ रिसेप्शनिस्ट से सुहानी, टिया और लीजा के बारे में पूछते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें 2 मिनट का रुकने का बोला कंप्यूटर में चेक करते हुए कहती है, सर वो 4 फ्लोर के रूम नंबर 8 में है। मोक्ष उसे थैंक यू बोल रुद्र को लेके लिफ्ट में आ जाता है और 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। मोक्ष और रुद्र जैसे ही लिफ्ट से अंदर जाते हैं वैसे ही रक्षित और आर्यन भी अंदर आते हैं और उन्हें लिफ्ट में जाता देख वो भी रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि अभी अभी जो आदमी एक बच्चे के साथ यहाँ आया है वो कहाँ गए, तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें 4th फ्लोर और रूम नंबर 8 बता देती है। रक्षित आर्यन एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो भी वहां से जल्दी से 4th फ्लोर में आ जाते हैं। मोक्ष जैसे ही 4th फ्लोर के रूम नंबर 8 के बाहर आता है तो उसकी नजर सामने जाती है तो वो अपनी जगह में रुक जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे इस वक्त कितना डर लग रहा था ये वो ही जानता था। उसे तो सुहानी के बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। उसे तो डर इस बात का लग रहा था कि अगर उसकी सुहानी को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा, कैसे उसके बिना रहेगा। रुद्र भी जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो मोक्ष का हाथ छोड़ जल्दी से आगे की तरफ भागता है, क्योंकि आगे कोई और नहीं सुहानी खड़ी थी जो वर्ड के बाहर चक्कर लगा रही थी, उसके साथ लीजा भी थी। रुद्र भागते हुए मॉम बोलता है और सीधे सुहानी के पैरों से लिपट जाता है। रुद्र को भी अपनी मॉम की फिक्र हो रही थी। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। जब से उसने मोक्ष के मुंह से ये सुना था कि सुहानी हॉस्पिटल है तो उसे भी बहुत डर लग गया था।
लेकिन मोक्ष को इतना परेशान देख रुद्र चुप था और कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो जनता था और वो सुहानी के बारे में सुन रोया तो मोक्ष भी घबराने लगेगा। रुद्र भले ही अभी एक 5 साल का छोटा बच्चा था लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल 12 साल जैसे बच्चे का था। तभी तो जब रुद्र ने मोक्ष को जैसे ही सुहानी के हॉस्पिटल में होने की खबर मिली थी तो उसने देखा था रमोश के हाथ कांपने लगे थे, जिसे देख रुद्र ने खुद को स्टॉक बनाए रखा ताकि मोक्ष कमजोर न पड़ जाए। सुहानी जो वार्ड के बाहर चक्कर काट रही थी रुद्र के अचानक गले लगने से वो पहले तो हड़बड़ा गई, लेकिन जब उसने रुद्र को देखा तो वो नीचे बैठ रुद्र के माथे से उसके बालों को हटा उसके माथे को चूमते हुए बोली, रुद्र बेटा तुम रो क्यों रहे हो और तुम यहाँ, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ। रुद्र सुहानी के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, मॉम आप ठीक है ना, वो डैड को किसी का फोन आया था कि आप हॉस्पिटल में हैं, हमें जैसे ही ये पता चला डैड और मैं आपके लिए बहुत डर गए थे इसलिए हम यहाँ आ गए। सुहानी जैसे ही मोक्ष की बात सुनती है तो वो सामने देखती है जहां मोक्ष खड़ा था और बिना किसी भाव के सुहानी के चेहरे को देख रहा था। सुहानी मोक्ष को ऐसे चुप खड़ा देखती है तो वो नीचे से उठ मोक्ष के पास आती है और उसे देख धीरे से कहती है, हब्बी वो मैं। सुहानी आगे कहती कि उससे पहले ही मोक्ष सुहानी को अपनी तरफ खींचता है और उसे कस के अपने गले लगा देता है। सुहानी मोक्ष के सडन एक्शन से डर जाती है, लेकिन जब उसे मोक्ष की तेज चलती धड़कन और उसकी हाथों की तेज पकड़ अपने कमर में महसूस होती है तो उसे मोक्ष के डर का एहसास होता है। सुहानी मोक्ष को ऐसे देखती है तो उसे रोना आ जाता है और वो मोक्ष के सीने से लगा अब रोने लगती है। उसे पता था मोक्ष ने जब उसके हॉस्पिटल में होने की खबर सुनी होगी तो वो कितना डर गया होगा, लेकिन ये सुहानी और बाकी लोग सोचते हैं क्योंकि ये मोक्ष ही जनता था, उसे किसने कॉल किया था और क्या कहा था जिसके लिए वो सुहानी को लेके बहुत डर गया था। सुहानी और मोक्ष ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में थे, इतने में आर्यन और रक्षित भी वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों भी जैसे ही सुहानी और मोक्ष को ऐसे देखते हैं तो वो भी अपनी जगह में खड़े हो उन्हें देखने लगते हैं। सबको साफ दिख रहा था उन दोनों के बीच का प्यार और एक दूसरे को खोने के डर से दोनों कितने डर हुए थे। मोक्ष और सुहानी एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे कि तभी आर्यन उनके पास आते हुए बोला, बन्नी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सुहानी आर्यन की आवाज सुन मोक्ष से दूर होती है और आर्यन को देखने लगती है। रक्षित भी लीजा के पास आ जाता है, वो उसे ठीक से चेक करते हुए बोला, अक्षु तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। लीजा रक्षित की बात सुन सुहानी की तरफ देखने लगती है और सुहानी कभी मोक्ष तो कभी आर्यन को देखने लगती है। मोक्ष गौर से सुहानी को देख रहा था। आर्यन इधर उधर अपनी नजर घूमते हुए बोला, बन्नी भाई ने तो कहा था तुम्हारे साथ टिया भी है, वो कहाँ है, दिख नहीं रही, और तुम लोग यहाँ आए क्यों हो, तुम जानती भी हो हम कितना डर गए थे जब भाई ने बताया तुम लोग यहाँ हॉस्पिटल में हो। सुहानी आर्यन की बात सुन उससे कहती है, आरू वो टिया अंदर। सुहानी अभी इतना बोल ही पाई थी कि तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आते हैं। मोक्ष आर्यन और रक्षित उनकी तरफ देखने लगते हैं। लीजा सुहानी डॉक्टर को देख जल्दी से उनके पास आके पूछती हैं, सर टिया कैसी है अब। आर्यन मोक्ष और रक्षित जैसे ही ये सब सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। आर्यन जल्दी से सुहानी के पास आके बोला, वाइफी कहाँ है मेरी वाइफ, बन्नी वाइफी को क्या हुआ। सुहानी लीजा को देखती है और फिर आर्यन की तरफ देखती है, वो कुछ कहती तभी डॉक्टर आर्यन को देखते हुए बोले, ओह तो आप मिसेज टिया के हस्बैंड हैं। आर्यन जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला के बोला, हाँ डॉक्टर मैं मिसेज टिया खुराना का हस्बैंड आर्यन खुराना हूँ, प्लीज आप बताएं क्या हुआ मेरी वाइफ को, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर मुस्कुरा के कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ ठीक है, वो बस बेहोश हुई थी। बेहोश। आर्यन ये बात दोहराते हुए बोला, डॉक्टर बेहोश, वो बेहोश कैसे हुई, आखिरी हुआ क्या है उसे, मैं जब घर से निकला था तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर वो बेहोश कैसे हो गई। आर्यन अब सुहानी को देखने लगता है और पैनिक करते हुए बोला, बन्नी क्या हुआ था उसे, वो बेहोश कैसे हो गई। सुहानी आर्यन को पैनिक करता देख उसे शांत करती है पर आर्यन डरने लगता है, वो आईसीयू के अंदर जाने लगता है कि तभी रक्षित उसे रोकते हुए कहता है, छोटे रिलैक्स, सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा ना वो ठीक है। आर्यन रक्षित से छूटते हुए बोला, भाई डॉक्टर ने कहा ना वो बेहोश हुई है, ऐसे कैसे वो बेहोश हो गई, वो तो बिल्कुल ठीक थी, भाई मुझे अभी वाइफी को देखना है। इतना बोला आर्यन रक्षित से छुटने लगता है। उसे ऐसे देख मोक्ष आर्यन को सर्द आवाज में कहता है, आर्यन ये बच्चों जैसे पैनिक करना बंद करो, डॉक्टर ने कहा ना टिया ठीक है। आर्यन मोक्ष की सर्द आवाज सुन उसे देखता है। आर्यन की आंखों में अब आंसू आ गए थे। आर्यन मोक्ष को अपनी नम आंखों से देखते हुए बोला, भाई वो ठीक हो जाएगी ना, उसे कुछ तो नहीं होगा। मोक्ष आर्यन को शांत करवा के बोला, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आर्यन को ऐसे पैनिक करता हुआ देख बोले, मिस्टर खुराना आप पैनिक मत करिए, आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, बस आपको उसका और अच्छे से ख्याल रखना। आपकी वाइफ बस प्रेगनेंसी की वजह से बेहोश हुई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में चक्कर आना, वोमिटिंग और मूड स्विंग्स जैसी चीजें नॉर्मल है, आप घबराए मत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। आर्यन डॉक्टर की बात सुन गुस्से में बोला, क्या ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आप उसका इलाज कीजिए ना, यहाँ क्यों है, मुझे मेरी वाइफ होश में चाहिए। जहां डॉक्टर की बात सुन सब खुश हो जाते हैं, वहीं आर्यन की ऐसी बात सुन डॉक्टर के साथ साथ मोक्ष, सुहानी, रक्षित और लीजा उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी पागल को देख रहे होंगे।
रक्षित आर्यन की बात सुन उसके सिर पर चबत मरते हुए बोलता है, क्या बोला रहा है तू? तूने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आर्यन अपने सिर पर हाथ रख रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ सुन, मैंने बहरा नहीं हूं मैं। इन्होंने कहा कि टिया प्रेग्नेंट है और वो बेहोश है, तो बेहोश है ये डॉक्टर उसे होश। आर्यन इतना बोल ही पाया था कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो वापस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मुस्कुरा के आर्यन से बोले, यश मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। वो थोड़ा वीक है तो आपको उनका ख्याल रखने की जरूरत है। इतना बोल डॉक्टर मुस्कुरा के अपने केविन की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सुहानी आर्यन से बोली, आरू कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पापा बनने वाले हो। आर्यन सुहानी की बात सुन उसकी तरफ देखने लगता है। रक्षित भी उसके कंधे पर हाथ रख उसे बधाई देता है। आर्यन फीकी हंसी हंसता है और फिर अपना सिर पकड़ नीचे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, प्रेग्नेंट है ही ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई वो? सब लोग आर्यन को देखने लगते हैं। रक्षित आर्यन को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ऐसे कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है छोटे? जब तुमने कुछ किया होगा तभी तो हुई होगी ना। रक्षित की बात सुन सब रक्षित को घूरने लगते हैं। रक्षित सबकी घूरती नजर खुद पर महसूस कर मुंह बनाते हुए कहता है, तुम सब मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैंने क्या गलत कहा? अब इसकी बीवी खुद ही प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती है ना, इसकी मेहनत से ही हुई होगी। रक्षित की बात सुन सब उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं। लीजा जल्दी से रक्षित का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुद्र की तरफ इशारा करती है। रक्षित रुद्र की तरफ देखता है और फिर मोक्ष की तरफ। रक्षित उन दोनों को देख चुप हो जाता है और फिर खुद से बोला, ये कौन सा शरीफ होगा, ये भी अपने बाप की तरफ ही होगा। आर्यन नीचे से उठ आईसीयू के अंदर चला जाता है। मोक्ष एक नजर सबको देख सुहानी से बोला, रैबिट मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। मोक्ष ने ये बात जरा रूड टोन में कही थी जिसे सुन सुहानी को डर लगने लगता है। वो डरते हुए हाँ के अपना सिर हिला देती है। मोक्ष बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सुहानी उसके पीछे जाने लगती है। ओब्रॉय हाउस केविन के रोकने पर अभी रुक जाता है पर वो उसकी तरफ नहीं पलटता है। केविन अभी के पास आके कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी केविन की बात सुन उसकी तरफ मुड़ता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। केविन अभी को देख बोला, मेरे स्टडी रूम में चले। अभी कुछ नहीं कहता है, बस उससे नजरें चुराता है। केविन उसे देखता है और फिर अपने स्टडी रूम की तरफ जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। अभी केविन के पीछे जाने लाता है। स्टडी रूम। केविन और अभी स्टडी रूम में थे, दोनों चुप थे। 5 मिनट हो गया था, दोनों में से अभी किसी ने कुछ नहीं बोला था। अभी उन दोनों के बीच की छुपी को तोड़ते हुए बोला, तुम रक्षित से नफरत क्यों करते हो? अभी केविन के सवाल को सुन उसे हैरानी से देखने लगता है। अभी भी पलट के केविन की तरफ देखता है। वो उसे हैरान देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे हैरान होके क्यों देख रहे हो? क्या मैंने तुमसे गलत सवाल पूछ लिया? अभी केविन को देखना मैं अपना सिर हिला के बोला, नहीं, वो मुझे लगा था तुम उसके बारे में। अभी इतना बोल चुप हो जाता है और केविन उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा जाता है। वो अभी को देख कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसके बारे में पूछूंगा? अभी और हैरान हो जाता है। वो हैरान होके पूछता है, तुम्हें उसके बारे में नहीं जानना है? केविन फिर से मुस्कुरा के बोला, मैं क्यों तुम्हारी बीबी के बारे में तुमसे पूछूंगा? अभी बोला, तुम सच में उसके बारे में नहीं जानना चाहते हो? वो कैसी है, तुम्हें याद करती है या नहीं? केविन बिना किसी भाव के अभी को देखते हुए बोला, वो मेरा पास थी जिसे मैं भूल चुका हूं। मेरे पास मेरी बीबी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं और अब हमारे प्यार की निशानी आने वाली है। तो क्या अब भी तुम्हें लगता है मैं तुमसे उसके बारे में जानूंगा? और वैसे भी तुम उसके पति हो, उसे प्यार करते हो, उसका अच्छे से ख्याल रखते होंगे, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी ही होगी। अभी केविन के चेहरे को देखते हुए बोला, उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, वो सब भूल गई है। तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताए हर पल को भी भूल चुकी है। केविन जैसे ही अभी की बात सुनता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं और वो अभी को देखने लगता है। अभी भी केविन के चेहरे के बदलते हुए भाव को नोटिस करता है। अभी केविन को वैसे ही देखते हुए बोला, क्या अब भी तुम्हें उसके बारे में नहीं जानना है? केविन अभी से अपनी नजर हटाते हुए कहता है, क्यों, तुम क्या अपनी बीबी के बारे में सबसे बताते फिरते हो क्या कि वो कैसी है? केविन की बात सुन अभी अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। वो केविन को घूरने लगता है। केविन अभी को एक नजर देख उसे इग्नोर करता है और अपनी चेयर में जाके बैठ जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने को बुलाया है कि तुम रक्षित से नफरत क्यों करते हो। आखिरी उसने किया क्या है ऐसा? अभी केविन की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, उसने क्या किया है ये तुम कह रहे हो? केविन, तुम भूल गए आज हम सब जिस राह में खड़े हैं उसका जिम्मेदार वो है। मोक्ष का सुहानी से दूर होना, तुम्हारा गीता से अलग होना, उसका मोक्ष पर बार बार हमला करना, सुहानी को किडनैप करना, वो सब उसने ही किया है। और तुम मुझे अभी पूछ रहे हो मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ? केविन चेयर में अपनी पीठ टिकाकर बोला, पहली बात, सुहानी और मोक्ष उसकी वजह से अलग नहीं हुए थे। ये मोक्ष का फैसला था अपने दुश्मन को बाहर निकालने का। दूसरी बात, रक्षित ने सुहानी को किडनैप क्यों किया था ये तुम भी जानते थे। अगर वो नहीं करता तो सुहानी को राहुल उठा देता। और तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम किस राह में खड़े हैं उसमें रक्षित का कोई लेना देना नहीं है। हाँ मानता हूँ निहारिका मॉम ने रक्षित के लिए वो ब्लास्ट करवाया था, पर तुम ये भी तो देखो ना, उनके कारण तुम और गीता एक हो गए हैं। तुम्हें तुम्हारा बचपन का पहला प्यार मिल गया है।
अभी केविन की बात सुन चिल्ला के बोला, केविन क्या बकवास कर रहे हो तुम? मानता हूं मैं गीता को पसंद करता था, लेकिन गीता वो तो तुम्हें पसंद करती थी ना, वो तुम्हें और तुम उसे प्यार करते थे। मैं तुम दोनों के बीच में आया हूं। केविन नमे सिर हिला के बोला, नहीं अभी तुम बीच में नहीं आए हो, मैं बीच से हटा हूं, क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में आया था। अभी केविन की बात सुन उसे गुस्से में घूरने लगता है। उसे केविन को देख अब गुस्सा आ रहा था। अभी केविन की बात सुन जोर से अपना हाथ केविन के डेस्क में मरते हुए बोला, तुम्हें ये सब क्या मजाक लगता है? बीच में आए और हट गए। क्या तुमने कभी सोचा मैं पिछले 5 सालों से कैसे गीता के साथ रह रहा हूँ? मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूं, मुझे हर बार एक ही बात सताती रहती है कि अगर मैं गीता के करीब गया तो मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जब गीता को उसका पास्ट याद आएगा तो मैं तो उसके अतीत में कहीं था ही नहीं। वो तुम्हें प्यार करती थी और जब उसे याद आया तो वो मुझे कहेगी कि मैंने उससे शादी क्यों की, तुम्हारे उसके बीच में क्यों आया, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तुम्हें इसका अंदाजा भी है मैं पिछले 5 सालों से कैसे डर डर के जी रहा हूं? अभी केविन की बात सुन बेफिक्री में बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी कुछ याद आने वाला नहीं है। अभी केविन की बात सुन गुस्से में बोला, अच्छा याद नहीं आएगा? और तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे कुछ याद नहीं आएगा? केविन अभी को देख मुस्कुरा के बोला, क्योंकि याद आने के लिए दिमाग में वो मेमोरी होनी भी चाहिए ना, जिसे वो याद कर सके। अभी केविन की बात सुन चौंक जाता है। वो केविन को हैरान होकर बोला, मेमोरी होनी भी चाहिए से क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? केविन अभी को मुस्कुरा के देखता है और फिर अपनी चेयर से उठ अभी के पास आके बोला, तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस लिटिल गर्ल, सॉरी आई मीन गीता के साथ अपनी जिंदगी आराम से जियो, उसके लिए तुम ही उसका सब कुछ हो, उसके दिल और दिमाग में बस तुम ही तुम हो और कोई नहीं। अभी को केविन की बातें समझ में नहीं आती है। वो उसे शक की नजरों से देखने लगता है। केविन अभी को ऐसे देख उसके कंधे में हाथ रख के बोला, देखो अभी मुझे पता है तुम रक्षित से नफरत नहीं करते हो, बस तुम उसे हर बार इसलिए हट करते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस एक बात चलती है कि अगर भविष्य में गीता को अपना पास्ट याद आ गया तो वो तुम्हें छोड़ देगी, जिसके डर से तुम रक्षित को जिम्मेदार समझते हो, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो गीता वापस तुम्हारी जिंदगी में उसकी गलती की वजह से आई है। अभी केविन की बात सुन उसे हैरान होकर देखने लगता है। उसे समझ में ही नहीं आता केविन को ये बात कैसे पता, क्योंकि केविन 5 साल से किसी से नहीं मिला था। अभी ये सब मत सोचो, गीता तुम्हारी लाइफ में वापस आए क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, और तुम ये मत सोचो उसे याद आया तो वो तुम्हें छोड़ देगी। अगर तुम उसे खुद के पास रखना चाहते हो तो उसे इतना प्यार करो, उसे खुद के प्यार में इतना डूबा दो कि अगर उसे अपना अतीत याद आ भी गया तो वो तुम्हारे प्यार को देखकर तुम्हें से दूर ही न जा सके। अभी केविन की बात सुन उसे देखने लगता है। केविन अभी से कहता है, अभी तुम्हारे और गीता की प्यार की निशानी तुम्हारे बीच में आ गई है, तो अब ये डरना बंद करो, गीता तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसे खुल के प्यार करो, उसके करीब जाओ। मुझे पता है तुम उस रात उसके पास खुद से नहीं गया थे, बल्कि सुहानी ने तुम दोनों को पास करने के लिए तुम्हें नशे का दूध पिलाया था। तुमने गीता से शादी भी उसके जिद में की थी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुम मेरी वजह से खुद को रोक रहे थे, लेकिन गीता को खोने के डर से तुमने उससे शादी तो कर दी पर उसे एक पति का प्यार नहीं दे पाए। इसलिए अब तुम अतीत में क्या हुआ क्या नहीं उसे भूल जाओ, बस इतना याद रखो गीता सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा ही तुम्हारी रहेगी। इसलिए तुम उसे सारे हक दे दो, उसे अपने करीब आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसे लगे कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो और जबरदस्ती उसके साथ रह रहे हो, वो तुम्हें छोड़ के जाए उससे पहले तुम उससे अपना प्यार कॉन्फेस करो। केविन की बात सुन अभी उसे देखने लगता है। उसके दिमाग में अब गीता के उससे दूर जाने की बात ही घूमने लगती है। अभी केविन से कहता है, नहीं मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। इतना बोल अभी जल्दी से केविन के स्टडी रूम से निकल जाता है और वहां से सीधा घर के लिए निकल जाता है। अभी के जाने के बाद केविन अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और फिर खुद से कहता है, सच में पहला प्यार भूले से नहीं भूला जाता है। तुम्हारे दिमाग से मैंने खुद को तो मिटा दिए पर मैं नहीं मिटा पाया, कोशिश की थी पर नहीं हुआ लिटिल गर्ल। ये सच है तुम मेरा पहला प्यार थी, पर अब ये भी सच है सारा मेरी हो वाले बच्चे की मां बनने वाली है। केविन इतना बोल एक लंबी सांस लेता और फिर कहता है, मैं तुम्हारी जगह किसी को तो नहीं दे सकता हूं, पर सारा ने जो मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई है मैं उसे वो जगह दूंगा, उसे उसके सारे हक दूंगा जो हर पत्नी का होता है। इतना बोल केविन एक लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, बाहर ही खड़ी रहोगी। इतना बोल केविन अपनी आंखें खोल देता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है, जहां सारा दरवाजा खोल अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। सिटी हॉस्पिटल मोक्ष हॉस्पिटल के एक कोने में खड़ा था और लगातार बाहर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे में इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। मोक्ष अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सुहानी मोक्ष के पीछे खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। मोक्ष बिना पूछे मुड़े कहता है, तुम्हें वहां जाने को किसने कहा था? सुहानी मोक्ष की इतनी ठंडी आवाज सुन एक तक उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को चुप देख उसकी तरफ पलटता है और फिर उससे घूरते हुए कहा है, मैंने पूछा तुम वहां क्यों गई थी रैबिट? सुहानी मोक्ष को गुस्से में देख अपनी नजरें नीची कर धीरे से बोली, हब्बी वो मैं वहां विराट सर की वाइफ के लिए गई थी।
मोक्ष सुहानी की बात सुन अपनी सर्द आवाज में बोला, अच्छा बचाने गई थी तो क्या हुआ, बच्चा लिया उसे, सो टेल मी वेयर इज शी। सुहानी मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, नहीं हब्बी, वो हमें कहीं नहीं मिली। अंजलि ने कहा था वो वहीं है, पर हमने उन्हें वहां हर जगह ढूंढा था, वो हमें नहीं मिली। मोक्ष अब सुहानी को कंधों से पकड़ लेता है और फिर उसे अपने पास खींच अपनी लाल आंखों से सुहानी की आंखों में घूरते हुए बोला, कहां से मिलती जब कोई था ही नहीं वहां। वो सिर्फ एक ट्रैप था तुम्हें वहां बुलाने का, ताकि वो तुम्हें मार सके मुझे तोड़ने को। सुहानी मोक्ष की बात सुन हैरान होके बोली, क्या ट्रैप? पर लीजा ने पता किया था, उसे उनकी वहां होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। मोक्ष को अब सुहानी पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, झूठी थी सारी इन्फॉर्मेशन, वो तुम्हें वहां बुला के मारना चाहते थे। अगर टिया तुम लोगों के साथ नहीं होती और वो बेहोश नहीं होती तो तुम उस घर से बाहर नहीं आती। क्यों, सही कहा ना। सुहानी को मोक्ष के कस के पकड़ने से अपने कंधों पर बहुत तेज दर्द का एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें नम हो जाती है। वो मोक्ष को अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती है, हब्बी मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है? मेरा क्या, हाँ तुम्हें मेरी आंखों दर्द नहीं दिख रहा? मोक्ष सुहानी का हाथ अपने दिल में रखकर आगे बोला, सुनाई दे रहा है तुम्हें खोने के नाम से कितना डर गया था। कभी सोचा तुमने जब मुझे तुम्हें गोली लगने की खबर मिली थी तो मेरा क्या हाल हुआ था? रूद मुझे पूछ रहा था क्या हुआ है मॉम, ठीक है? तब सोचा तुमने मैंने कैसे खुद को उसके सामने स्टोने बनाया होगा। मोक्ष ने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में कहा। सुहानी मोक्ष की बात सुन हैरान होके बोली, गोली? पर मुझे तो कोई गोली नहीं लगी थी, आपको ये सब किसने बताया? मोक्ष सुहानी को कोई जवाब नहीं देता है। वो सुहानी को एक झटके में छोड़ देता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, अब तुम और चैंप यहां से वापस न्यूयॉर्क जा रहे हो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया था क्योंकि तुम आना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता था तुम्हारे यहां आने एक मकसद था। अब तुम और यहां नहीं रहोगी। सुहानी मोक्ष की बात सुन हैरान होके उसे देखने लगती है। सुहानी मोक्ष से कहती है, नहीं हब्बी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं उनसे ना मिल लेती। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मोक्ष सुहानी को जिद करता देख उसे और गुस्सा आने लगता है। वो अपने बालों में हाथ डाल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। मोक्ष को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मोक्ष सुहानी को देख अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए बोला, देखो रैबिट, मुझे भी पता है तुम इंडिया उनकी वजह से आए हो। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उन्हें बच्चे लूंगा, लेकिन जो आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर की है, मैं उसके लिए भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इन सब के नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं सुनती हो। सुहानी आगे आ मोक्ष के सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी हब्बी, मैं बस सर की वाइफ को बचाना चाहती थी, उनके बच्चे को बचाना चाहती थी। मोक्ष सुहानी के गले लगने से अपनी आंखें बंद के देता है और एक लंबी सांस लेके कहता है, रैबिट, तुम जानती हो तुम और चैंप मेरी कमजोरी हो। वो तुम्हें टारगेट कर मुझे तोड़ना चाहते हैं। तुम बिना गार्ड्स के वहां चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारी नन्ही सी जान के बारे में ही सोच लेती। आगे तुम्हारे लड़ने के वक्त इसे कुछ हो जाता तो। मोक्ष ने सुहानी के पेट में हाथ रख उसकी आंखों में देख कर कहा। सुहानी मोक्ष की बात सुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, नन्ही जान। मोक्ष सुहानी की आंखों में देखते हुए अपनी पलकें झपका देता है। मोक्ष के इशारे को समझ सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कांपते हुए हाथों को अपने पेट में रख देती है। सुहानी ने अपने हाथों को अपने पेट में रखे ही थे कि सुहानी को अचानक कुछ याद आता है और वो मोक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, हब्बी ये कैसे हो सकता है? मुझे पिछले महीने पीरियड आए थे, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? और इस मंथ की पीरियड डेट गए हुए 4 दिन ही हुए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कभी कभी डेट आगे पीछे हो जाती है। मोक्ष सुहानी की बात सुन उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, मुझे पता है क्योंकि मैं अपनी एंजल को फील कर सकता हूँ। सुहानी मोक्ष की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, आप ऐसे कैसे उसे फील कर सकते हैं? जब मैं एक माँ होकर उसे फील नहीं कर पा रही तो आप कैसे उसे फील कर सकते हैं? वैसे ही जैसे तुमने रूद के टाइम उसे फील किया था और उससे बातें करती थी, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी एंजल को फील और उससे बात कर सकता हूँ। मोक्ष सुहानी के बालों को सहलाते हुए नॉर्मली जवाब दिया। सुहानी मोक्ष की बात सुन उससे दूर हो उसे देखते हुए बोली, क्या आप सच में उसे फील कर सकते हैं? मोक्ष सुहानी को देख बस अपनी पलकें झपका देता है। सुहानी उसे देख जल्दी से बोली, तो हब्बी आप बताए ना, ये अभी क्या कह रही है? मतलब ये मुझे मिस करती है? मोक्ष सुहानी की बात सुन उसे हैरान होकर देखने लगता है। सुहानी मोक्ष को ऐसे देख कहती है, क्या हुआ हब्बी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या वो कुछ बोल रही है? मोक्ष सुहानी को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, रैबिट, वो तुम्हारे ही अंदर है तो वो तुम्हें क्यों मिस करेगी? उसे मिस करना होगा तो वो मुझे मिस करेगी। और वैसे भी तुमने आज जो बहादुरी दिखाई है, उन गुंडों से लड़कर उससे मेरी एंजल थक गई है और वो अब सो रही है, तो उसे सोने दो। सुहानी मोक्ष को अपना मुंह खोले देखने लगती है। मोक्ष सुहानी का मुंह बंद करते हुए बोला, मुंह बंद कर लो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी, और अगर मक्खी तुम्हारे मुंह के अंदर गई तो उसके जम्स तुम्हारे पेट के अंदर जाएंगे, जिससे मेरी एंजल को खतरा हो सकता है। सुहानी मोक्ष की बातों से अब इरिटेट होने लगती है। वो मोक्ष को घूरते हुए कहती है, आप अब मुझसे ज्यादा अपनी एंजल के बारे में सोचने लगे हैं, मुझसे ज्यादा उसकी चिंता हो रही आपको।
मोक्ष हाँ में अपना सिर हिला के बोला, हाँ नहीं तो अब तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे अपनी एंजल की फिक्र हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें रुद्र को वापस न्यूयॉर्क भेज रहा हूँ। सुहानी जल्दी से अपना सिरना में हिला के कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं भाई के पास चली जाऊंगी और फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगी। मोक्ष सुहानी को घूरने लगता है। वो सुहानी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज जाता है। वो सुहानी को घूरते हुए बिना देखे ही फोन को रिसीव कर अपने कान में लगता है। मोक्ष जैसे ही फोन कान में लगता है वहां से किसी की हंसने की आवाज आती है। मोक्ष की आईब्राव आपस में जुड़ जाती है। मोक्ष कुछ नहीं कहता है, बस चुप रहता है। मोक्ष को चुप देख फोन से एक कर्कश आवाज आती है, क्या बात है? किंग अपनी क्वीन की जान खतरे में सुन बेचैन होकर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया। पर ये क्या, किंग की क्वीन तो एकदम ठीक थी है ना? इतना बोल फोन से फिर से हंसने की आवाज आने लगती है, हा हा हा। मोक्ष उसकी बातें सुन कुछ नहीं कहता है, बस चुपचाप दूसरी तरफ से आ रही शख्स की बातें सुनने लगता है। मोक्ष के कान में फिर से आवाज पड़ी, क्या हुआ किंग? ये सोच रहे हो ना कि जब तुम्हारी बीवी ठीक ठाक है तो फिर तुम्हें फोन में ये क्यों कहा गया कि तुम्हारी बीवी को गोली लगी है? मोक्ष अब भी कुछ नहीं कह रहा था, वो बस खामोश होकर फोन की दूसरी तरफ की आवाज को पहचानने की बहुत कोशिश कर रहा था। क्या हुआ किंग? यही सोच रहे हो ना, जब तुम्हारी बीवी ठीक है तो तुम्हें झूठ बोल के क्यों बुलाया गया? मोक्ष के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसे भी समझ में नहीं आया था सामने वाले ने उसे झूठ क्यों कहा था, आखिरी वो करना क्या चाहता था। फोन से फिर हंसने की आवाज आती है। वो कहता है, वैसे किंग तुम्हारे भाई दोस्त सब तुम्हारे साथ है ना? अरे वो क्या है ना, आजकल आए दिन बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और जब वो दूसरे दिन मिल रहे हैं तो सुना है उनकी डेट मिल रही है। मोक्ष जैसे ये सुनता है उसके हाथ की मुट्ठी कस जाती है। तो वो शख्स की फिर से हंसने की आवाज आती है, हाँ हाँ हाँ, किंग अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इतना बोल फोन कट हो जाता है। जैसे ही फोन कट होता है तो मोक्ष जल्दी से सुहानी का हाथ पकड़ उसे आईसीयू की तरफ ले आता है। ओब्रॉय हाउस इधर जैसे ही केविन सारा को अंदर आने को कहता है तो सारा दरवाजे पर खड़ी हो अपना सिर झुका लेती है। केविन सारा का झुका सिर देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, सारा मैंने पहले भी कहा है तुमसे मेरे सामने अपना ये सर झुकाया मत करो। तुम मेरी जलगली बिल्ली हो, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए ही अच्छी लगती हो। सारा केविन की बात सुन अपना सिर उठा उसे देखने लगती है। केविन जैसे ही सारा की आंखों में देखता है तो उसे सारा की आंखों में आंसू दिखते हैं, जिसे देख केविन की आंखें सर्द हो जाती है और वो सारा को देखते हुए कहता है, सारा इधर आओ मेरे पास। सारा केविन की बात सुन धीरे धीरे चल के उसके पास आ जाती है और उसे देखने लगती है। केविन सारा का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच उसे अपनी गोद में बैठा देता है और उसकी चिन को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सारा केविन की बात सुन उसकी आंखों में अपनी नम आंखों से देखते हुए बोला, आपको सब याद था? केविन सारा की आंखों में गौर से देखते हुए बोला, हम सब याद है। सारा केविन की बात सुन फिर से अपना सिर झुका लेती है, लेकिन इससे पहले सारा का सिर झुकता उससे पहले ही केविन सारा का चिन पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या हुआ? सारा केविन की आंखों में देखते हुए बोली, आपको सब याद है, इसका मतलब आपको वो भी याद है। केविन सारा की बात सुन उसे देखने लगता है। सारा केविन को देखते हुए कहती है, तो क्या आप मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ देंगे क्योंकि हमारी शादी? इतना बोल सारा चुप हो जाती है और केविन को देखने लगती है। केविन सारा की बात सुन समझ जाता है वो क्या कहना चाहती है। केविन सारा से कुछ नहीं कहता है, बस अपने डेस्क के ड्रॉ से कुछ निकाल सारा को देखते हुए कहता है, शायद तुम इस बारे में बात कर रही थी। सारा अपने हाथ में रखी फाइल को देखती है और फिर केविन को, जो उसे फाइल चेक करने को कहता है। सारा एक नज़र केविन को देखने के बाद उस फाइल को ओपन कर चेक करती है। सारा जैसे ही उस फाइल में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो केविन को अपने आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। केविन सारा को देख उसके आंखों से आंसू पूछ उसके होंठों पर किस करता है और फिर 5 मिनट किस करने के बाद केविन सारा को देखते हुए बोला, क्या हुआ सारा, तुम खुश नहीं हो? सारा केविन की बात सुन उसे मुस्कुरा के देखते हुए बोली, नहीं वीनू मैं। इतना बोल सारा चुप हो जाती है और फिर केविन को देखते हुए बोली, सॉरी आई मीन केविन सर, मैं बहुत खुश हूँ। केविन सारा की बात सुन उसके गालों में हाथ रख के बोला, सारा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा विहान ही हूं, तुम मुझे वीनू बुला सकती हो। सारा केविन को देखते हुए बोली, पर आपको तो सब याद है, फिर मैं कैसे? शशिश। सारा बोल ही रही थी कि केविन सारा के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, सारा मुझे ये जिंदगी तुमने दी है, मुझे नई पहचान दी है। मानता हूं केविन का पहला प्यार गीता थी, लेकिन ये विहान को तुमने जिंदगी दी है, इसलिए इस विहान पर पहला हक तुम्हारा होगा। हाँ ये सच है, केविन अपने पहले प्यार की जगह किसी को नहीं देगा, या हो सकता है केविन की जिंदगी में पहला हक उसका होगा। पर यह भी सच है, तुमने जिस विहान को अपना बनाया है वो विहान हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इस पर तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं होगा। अगर तुम्हें ये विहान ओब्रॉय चाहिए तो तुम ये फाइल को एक्सेप्ट कर सकती हो, और अगर तुम्हें केविन चाहिए तो सॉरी जान, वो किसी का नहीं हो सकता है क्योंकि वो किसी और का है। सारा केविन की बात सुन उसे नम आंखों से देखती है। सारा केविन को देखते हुए बोली, मुझे कोई केविन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वो विहान चाहिए जो हमेशा मेरी केयर करते हैं, जो मेरी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं,
जो मुझे रोज सुबह उठकर मेरे यहाँ सारा अपने लिप्स की तरफ इशारा करते हुए बोली किस्सी देते हैं, जो मुझे क्या पहना है क्या नहीं हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, जो मुझे खुद हॉस्पिटल छोड़ने और लेने आते हैं, जो मुझे अच्छा अच्छा डिनर लंच और ब्रेकफास्ट बना के खिलाते हैं, जो मुझे हर संडे कहीं घुमाने ले जाते हैं। मुझे बस वो विहान मेरा वीनू चाहिए। मैं किसी केविन को नहीं जानती, मैं बस इस वीनू को जानती हूँ जिनके साथ मैं पिछले 5 सालों से हूँ। केविन बहुत गौर से सारा की बातें सुन रहा था। वो सारा की आंखों में देखते हुए सारा की हाथ से फाइल लेता है और सारा की आंखों में देखते हुए ही फाइल में साइन कर देता है। सारा केविन को ही देख रही थी। वो केविन को फाइल में साइन करता देख नम आंखों से उसे देखती है और झट से उसे अपने सीने से लगा लेती है। सारा की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। केविन सारा की कमर में हाथ रख मुस्कुरा के कहता है, सारा क्या तुम्हें मिसेज विहान सारा ओब्रॉय बनके खुशी नहीं हुई? सारा केविन की बात सुन उसके सीने में मारते हुए बोली, नहीं मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मुझे वो मिल गया जिसे मैं 5 सालों से चाहती थी। आई लव यू विहान। केविन सारा की बात सुन मुस्कुरा के कहता है, आई लव यू टू मेरी जंगली बिल्ली। सारा केविन के लव यू टू बोलने से बहुत खुश हो जाती है और वो उसे और कस के गले लगा देती है। केविन सारा के ऐसे पकड़ने से सारा के कुर्ते के अंदर हाथ डालते हुए बोला, सारा। सारा केविन की बात सुन अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहती है, हम। केविन धीरे से बोला, बेबी अगर मैं कुछ करना चाहूं तो हमारे बेबी को कुछ तो नहीं होगा ना? सारा केविन की बात सुन अपनी आंखें खोल देती है और झट से उससे दूर हो उसे देखने लगती है, जो उसे ही अपनी शरारती नजरों से देख रहा था। सारा केविन को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, सोचना भी मत, मेरा कोई मुड़ नहीं है अभी। केविन सारा की बात सुन डेविल स्माइल करता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए स्टडी रूम से बाहर जाते हुए बोला, बेबी यू नो ना, मुझे जो चीज जब चाहिए होती है मुझे वो उसी वक्त चाहिए होता है। सारा केविन की बात सुन उसकी गोद में झटपटाते हुए बोली, वीनू छोड़िए मुझे, मुझे कुछ नहीं करना है। सारा बोलती रहती है और केविन उसकी एक न सुनते हुए उसे अपने रूम में ले आता है और अपने रूम का डोर बंद कर देता है। इधर जहां केविन को सारा के रूप में उसका प्यार और लाइफ पार्टनर मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ अभी अपने घर पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़े सा रेड कॉलर के फूलों का बुके था और वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है तो उसे लिविंग हॉल में एक मेड दिखती है जो उसके बेटे अरमान के साथ खेल रही थी। अभी सबसे पहले अपने बेटे से मिलता है और उसके गालों में बेबी किस करते हुए बोला, कैसा है मेरा टाइगर, डैड को मिस किया? अरमान अभी की बात सुन मुस्कुराने लगता है और अपने हाथ पैर मरते हुए खिलखिलाने लगता है। अभी अपने बेटे को मुस्कुराता देख वो भी मुस्कुरा जाता है। अभी अब खड़ा उठ मेड की तरफ देखता है जो अभी और अरमान को साथ में देख मुस्कुरा रही थी। अभी मेड से कहता है, मीना तुम्हारी मैम कहाँ है? मीना जो उस मेड का नाम था वो अभी की बात सुन के बोली, सर मैम अपने रूम में है, वो कुछ काम कर रही थी लेकिन अरमान बाबा उन्हें काम में बार बार परेशान कर रहे थे, इसलिए मैम ने कहा कि मैं थोड़ी देर इनके साथ खेल लूं। अभी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर मीना से बोला, मीना तुम टाइगर को दूध पिला के सुला देना, ठीक है? मीना अभी की बात सुन उसे देखने लगती है तो अभी मीना को बुके दिखाते हुए बोला, कर दोगी ना? मीना अभी की बात सुन मुस्कुरा के बोली, यश सर मैं अरमान बाबा को अपने बेटे रोहन के साथ सुला दूंगी, वैसे भी रोहन अरमान बाबा साथ में रहते हैं तो किसी को याद नहीं करते हैं। रोहन मीना का 2 साल का बेटा था। अभी मीना की बात सुन मुस्कुरा के उन्हें थैंक यू कहता है और फिर अरमान के माथे को चूमते हुए बोला, टाइगर चुप करके सो जान ओक, मॉम डैड को आज थोड़ा क्लॉटी टाइम स्पेंड करना है तो उन्हें परेशान मत करना ओक। अरमान को अभी की बात समझ तो नहीं आती है पर अपने पापा को खुद से बात करता सुन वो हंसते हुए चिल्लाने लगता है। अभी उसे देख हंसते हुए मीना को देखता है तो मीना उसे जाने का इशारा करती है। अभी जल्दी से अब अपने रूम की तरफ चला जाता है और मीना अभी को मुस्कुरा के जाते हुए देखती है और फिर अरमान को गोद में उठा रोहन वाले रूम में ले जाती है। इधर अभी जैसे ही अपने रूम में आता है तो उसकी नजर सीधे गीता पर जाती है जो कबर्ड में कपड़ों को अच्छे से सेट करके लगा रही थी। अभी गीता को देखता है और फिर रूम का डोर अंदर से बंद कर देता है और फिर अपने हाथ में पकड़ा बुके वहीं बेड में रख धीरे धीरे गीता के पास आ उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। गीता जो अभी की शर्ट को हैंगर में सेट कर रही थी, अचानक अभी के पकड़ने से उसके हाथ से शर्ट और हैंगर दोनों छूट जाते हैं। अभी गीता को डरते देख उसके कंधे पर किस करते हुए बोला, जान रिलैक्स, इट्स मी। गीता अभी की बात सुन शांत होते हुए बोली, आपने मुझे डरा दिया था, ऐसे अचानक कौन पीछे से हक करता है? अभी गीता की बात सुन उसे छोड़ देता है और फिर बेड में रखा फूलों का बुके उठा गीता की तरफ करते हुए बोला, दिस इज फॉर यू। गीता अभी के हाथों में बुके देख उसे पकड़ते हुए बोली, क्या बात है, आज आप बुके लेके आए हो, आज कुछ खास है क्या? अभी गीता के चेहरे को देखता है और फिर उसे अपने पास खींच उसकी आंखों में देखते हुए बोला, गीता मुझे तुमसे कुछ कहना है। गीता अभी के खींचने से उसके सीने से जा लगती है। गीता अभी की आंखों में देखती है जहां उसे आज अलग ही एहसास दिखते हैं। गीता अभी के आंखों में देखते हुए बोली, जी कहिए क्या कहना है? अभी गीता की आंखों में देखते हुए बोला, गीता मेरी लाइफ में एक स्पेशल लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। गीता अभी की बात सुन हैरान हो जाती है। वो अभी की आंखों में देखती है जहां उसे सच्चाई दिख रही थी। गीता की आंखों में अचानक नम आ जाती है। सिटी हॉस्पिटल। इधर मोक्ष को जैसे ही कॉल आता है वो सुहानी को लेकर रक्षित के पास आता है।
मोक्ष सुहानी को लीजा के पास छोड़ रक्षित को कुछ इशारा करता है। रक्षित मोक्ष के इशारे को समझ हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर लीजा को देख बोला, अक्षु तुम और सुहानी टिया के पास जाओ, हम अभी आते हैं। लीजा हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन सुहानी मोक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, हब्बी आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष सुहानी की बात सुन बोला, कहीं नहीं रैबिट, हम यहीं हैं, बस थोड़ा बाहर जा रहे कॉफी पीने। सुहानी हाँ में जवाब देती है, फिर इधर उधर देखकर बोली, रूद हब्बी रूद नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? मोक्ष सुहानी की बात सुन अपनी मुट्ठी कस देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करता है और फिर सुहानी को देखते हुए बोला, रैबिट चैंप को मैंने घर भेज दिया है, वो रात को उसे हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं था ना, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड के साथ उसे घर भेज दिया। सुहानी मोक्ष की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है। मोक्ष उसे अंदर जाने को बोल खुद रक्षित के साथ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित और मोक्ष हॉस्पिटल की टेरेस के किनारे में खड़े थे। मोक्ष सिगरेट के कस लिए जा रहा था और रक्षित उसे देखे जा रहा था। रक्षित काफी देर तक जब मोक्ष को कुछ न बोलता हुआ देखता है तो वो खुद ही उसे पूछ लेता है, क्या बात है, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मोक्ष रक्षित की बात सुन सिगरेट का लास्ट कस लेता है और फिर सिगरेट को नीचे फेंक पैरों से मसल कर सामने की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जाना होगा, अब जाना होगा, लेकिन कहाँ? रक्षित ने मोक्ष के सवाल को सुन तुरंत कहा, उनके पास। मोक्ष ने सामने जगमगाती लाइट को देखते हुए बोला। रक्षित मोक्ष को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मोक्ष हमने पहले भी इस बारे में बात की थी ना, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष ना में सिर हिला के बोला, नहीं अब जरूरत है चैंप के लिए। रक्षित मोक्ष की बात सुन हैरान होकर बोला, चैंप के लिए मतलब? मोक्ष रक्षित की आंखों में देख बिना किसी भाव के बोला, उन लोगों ने चैंप को किडनैप कर लिया है। मोक्ष की बात सुन रक्षित शॉक्ड हो जाता है और एकदम चिल्ला के कहता है, व्हाट? मोक्ष के ये बोलने पर कि रुद्र किडनैप हो गया है, जिसे सुन रक्षित शॉक्ड होके कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? चैंप कब और कैसे किडनैप हुआ? उसे तो आपने घर भेज दिया था ना। रक्षित की बात सुन मोक्ष अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, नहीं भेजा मैं उसे घर, झूठ बोला था मैंने रैबिट से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था रैबिट को इस बारे में पता चले और वो डर जाए। रक्षित मोक्ष की बात सुन उसे से बोला, और आपको ये किसने कहा कि उन्होंने ही चैंप को किडनैप किया है? मोक्ष रक्षित की तरफ पीट कर और सामने दूर शून्य में देखते हुए बोला, उनका फोन आया था। रक्षित हैरान होकर बोला, फोन आया था, कब और क्या कहा था उन्होंने? मोक्ष कुछ याद करने लगता है कि जब वो सुहानी के साथ था तब उसे फोन आया था। फ्लैशबैक, मोक्ष को जब फोन आया था तब सामने वाले ने मोक्ष को कहा था कि उसे अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसे सुन मोक्ष कहता है, मोक्ष खुराना इतना भी कच्चा नहीं है कि उसे पता ना हो कि उसके दुश्मन कब घात लगा के बैठे हैं। भले ही मेरा दोस्त मेरे साथ ना हो, पर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि उसे अकेला छोड़ दूं। मोक्ष की बात सुन सामने वाला शख्स फिर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए मोक्ष से कहता है, मानना पड़ेगा किंग, तुम सच में किंग कहलाने के लायक हो। सच कहूं तो मैंने अपने आदमियों को भेज था तुम्हारे दोस्त को उठाने पर, सब नाकामयाब रहे तुम्हारे सीक्रेट गार्ड के सामने। मोक्ष कुछ नहीं कहता है, बस उसकी बात सुनता है। वो शख्स दूसरी तरफ से बोला, पर किंग तुमसे भी एक गलती हो गई। उसकी बात सुन मोक्ष की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं है और दूसरी तरफ की बात सुनता है, अरे किंग पूछोगे नहीं कौन सी गलती हो गई तुमसे? मोक्ष कुछ नहीं कहता है तो सामने वाला शख्स कहता है, चलो मैं ही बता देता हूं तुमसे कौन सी गलती हुई। तो तुम्हारी गलती यह है कि तुम अपने बेटे को अकेले छोड़ आए हो, दो हस्बैंड वाइफ के बीच में, जिन्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारा बेटा वहां था या नहीं। उसकी बात सुन मोक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर देता है। उसे याद आता है रुद्र को उसने लास्ट टाइम हॉस्पिटल के बैच में बैठा देखा था और रक्षित लीजा उससे थोड़ा दूर बातें कर रहे थे। उसने जब सुहानी को अपने पीछे आने को कहा था, उसने रक्षित से ये नहीं कहा था कि वो रुद्र को देख दे। मोक्ष अभी ये सोच ही रहा था कि उसे फिर से फोन से आवाज आती है, वैसे अगर हमारे हाथ तुम्हारा दोस्त नहीं लगा तो क्या हुआ, तुम्हारा बेटा रुद्र जरूर लग गया। वैसे किंग ये तो गलत बात है, अपने बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था तुम्हें। अरे ये तो याद रखते, जहां तुम लोग हो वो हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं जो कहीं भी छोड़ दो। मोक्ष उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी कस देता है तो उसे फोन से फिर से आवाज आती है, बेटा चाहिए तो कल अपनी बीबी लेके आ जाना, और हाँ और किसी को मत लेके आना, तुम और तुम्हारी बीबी के अलावा कोई और दिखा तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे। इतना बोल कॉल कट हो जाता है। फ्लैशबैक एंड मोक्ष ये सब सोचते हुए हो सामने की तरफ देख रहा था और रक्षित उसे इस वक्त तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रक्षित मोक्ष से बोला, आप क्या करने वाले हैं अब फिर? रक्षित की बात सुन मोक्ष कहता है, मैं रैबिट को लेके नहीं जा सकता हूँ, तुम जानते हो वो प्रेग्नेंट है और उसका फायदा वो उठाएंगे, इसलिए मैं उसे और एंजल को खतरे में नहीं डाल सकता। रक्षित मोक्ष को देखने लगता है, जिसे देख मोक्ष रक्षित को कुछ कहा है, जिसे सुन रक्षित की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो मोक्ष को देख कहता है, मोक्ष ये आप क्या कह रहे हैं? मोक्ष कुछ नहीं कहता है, बस सामने देखने लगता है और रक्षित के फेस में थोड़ा टेंशन दिखने लगती है। अभी का घर अभी में जैसे ही ये कहा कि वो किसी और से प्यार करता है तो गीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
जिसे देख अभी गीता के आंसू साफ करते हुए बोल, गीता तुम जानती हो मैं उसे तब से चाहता था जब वो 10-11 साल की रही होगी। ये समझ लो मैं तब से उससे प्यार करता आया हूँ। लेकिन फिर मुझे उससे दूर जाना पड़ा दोस्ती के लिए। लेकिन भगवान का खेल देखो, उन्होंने मुझे उससे दूर किया लेकिन फिर मुझे उसी के पास ले आए। इतना बोल अभी गीता को देखने लगता है, जो अपनी नजरें झुका के खड़ी थी क्योंकि गीता से अभी के मुंह से किसी और से प्यार करने की बातें सुन गीता का दिल टूट रहा था। गीता को भले ही अपना अतीत याद न हो पर उसके दिल में इस वक्त सिर्फ अभी था, और शायद अगर याद भी होता तो भी उसके दिल में पहले भी अभी रहता, भले ही उसे उस वक्त याद ना रहा हो। गीता के लिए ये बहुत मुश्किल था सुनना। गीता ही क्या, कोई भी बीवी अपने पति के मुंह से उसके पहले प्यार के बारे में जानकर बुरा ही लगता है। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब उन्हें पता हो कि उनका पति उन्हें प्यार नहीं करता है। पर यह सब तो गीता की सोच थी, क्योंकि उसे पता नहीं था अभी उसी की बात कर रहा है। अभी का पहला प्यार वो ही थी, और शायद आखिरी भी वो ही थी। अभी गीता को ही देख रहा था, उसे पता था गीता इस वक्त क्या सोच रही होगी। अभी गीता का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि तुम्हारे पति का पहला प्यार कौन थी? गीता अभी की बात सुन उसके आंखों में देखने लगती है। हाँ, वो ये जानना चाहती थी, लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहती थी। गीता बस इसी उधेड़ बुन में अभी को ही देख रही थी। अभी गीता के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े ही प्यार से बोला, वो तुम थी जान, जिसे मैं बचपन से लेकर अब तक प्यार करता आया हूँ। वो तुम थी, तुम ही थी वो जिसे मैंने पहली बार देखकर अपना दिल खो दिया था। तुम थी वो जिसके लिए मैं रात को छुप छुप कर तुम्हारी एक झलक पाने के लिए घर से निकलता था। तुम हो गीता, वो जो इस अभिमान सिंह राठौर के दिल में रहती हो। आई लव यू जान। गीता अभी की बात सुन हैरान होकर उसे देखने लगती है। उसकी आंखों में अब तेजी से आंसू निकालने लगते हैं। वो अभी को कस के गले लगा के कहती है, आई लव यू मान, आई रियली लव यू अलॉट। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब आप मुझसे कहे कि आप भी मुझे से प्यार करते हैं। इतना बोल गीता अभी से थोड़ा दूर होती है और फिर उसके सीने में मारते हुए बोली, बहुत वेट करवाया आपने मुझे। अभी गीता के मारने से उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे अपने पास खींच उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो। गीता झट से अभी के मुंह में हाथ रख उसे नामे सिर हिलाती है और फिर कहती है, नहीं मान, आपने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया था, बल्कि आपने तो हमेशा मेरी केयर की है, मुझे संभाल है, मेरी परवाह की है। अभी गीता की बात सुन अपने मुंह से उसका हाथ हटाता है और उसे कमर से पकड़ पहले उसे माथे को चूमता है और फिर दोनों गालों को और फिर धीरे से उसके होंठों की तरफ बढ़ उसके होंठों को अपने होंठों से ब्लॉक कर देता है और बड़ी शिद्दत और जुनून के साथ उसे किस करने लगता है। आज अभी और गीता को भी अपना अपना प्यार मिल गया था। भले ही गीता को अपने पास्ट का कुछ याद नहीं था और शायद अब कभी याद नहीं आने वाला था, पर उसका प्रेजेंट में अभी ही उसका सब कुछ था। उसका प्यार, उसका सुकून सिर्फ अभी था, जो आज उसे मिल गया था। अभी थोड़ी देर बाद गीता से अलग हो उसे अपनी बाहों में उठा बेड की तरफ ले आता है और फिर उसे बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ उसे किस करने लगता है। अभी कभी गीता के गले, कभी कॉलर बोन पर, तो कभी उसके लिप्स, कभी सीने में, तो कभी पेट पर किस करता है, जिससे गीता सिहर उठती है। उसका ये एहसास नया था। हाँ, पहले भी ये दोनों करीब आए थे, पर उस वक्त दोनों नशे में थे जो सुहानी ने ही इन्हें दिया था, और अगर सुहानी वो सब नहीं करती तो शायद ये कभी करीब नहीं आते और ना ही अरमान आज इनकी लाइफ में आया होता। कुछ ही देर में अब अभी और गीता की मदहोश सांसों की आवाज पूरे रूम में आने लगती है। जहां यहां गीता और अभी एक हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो शायद हमेशा के लिए बिछने वाले थे, जिनके लिए ये रात उनके साथ और शायद करीब रहने की आखिरी रात थी। मोक्ष सुहानी के साथ था। इस वक्त वो दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक उन्हें वहां अपने सिवा कोई नहीं दिख रहा था। यहां तक उन्हें वहां कोई भी लाइट भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस वक्त जिस जगह पर हैं वहां दूर दूर तक कोई घर या शहर कुछ नहीं है। मोक्ष और सुहानी कार के अंदर थे और इस वक्त सुहानी ने मोक्ष की शॉर्ट पहनी हुई थी और मोक्ष ने पैंट के अलावा अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था। सुहानी के कपड़े कार की आगे वाली सीट के ऊपर गिरे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं पहना हुआ था। मोक्ष ने सुहानी को अपनी गोद में बैठाया हुआ था और उसका सिर अपने सीने से लगाया हुआ था। सुहानी भी मोक्ष के सीने से लगी अपनी आंखें बंद किया हुए थी। मोक्ष एकटक बाहर के अंधेर को देख रहा था। मोक्ष बाहर देखते हुए ही सुहानी से कहता है, रैबिट। सुहानी मोक्ष के बुलाने पर अपनी आंखें बंद किया ही कहती है, हम। मोक्ष अब अपनी नजर सुहानी की तरह करते हुए बोला, रैबिट मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। सुहानी मोक्ष के उसे कुछ कहने की बात सुन उसके सीने से अपना सिर बाहर निकला उसे देखने लगती है। मोक्ष सुहानी के चेहरे में आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है और फिर सुहानी के माथे को चूमते हुए कहता है, रैबिट तुम जानती, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे सबसे पहले तुम्हारी हेजल आंखों को देखा था और इन्हीं आंखों को देखते हुए मैं तुम में खो गया था। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे देखने लगती है। मोक्ष फिर सुहानी को देखते हुए कहता है, जानती हो रैबिट, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे जिसका सवेयर बनने को कहा गया है वो तुम हो। अभी को भी उस टाइम तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन मैं मॉम के जिद करने में तुम्हारे आश्रम आया था। सच कहूं तो मेरा मन नहीं था तुम्हारे आश्रम आने का, पर मॉम के इंसिस्ट करने पर मुझे मजबूरन आना पड़ा।
पता तुमसे मिलने से पहले मुझे किसी से मतलब नहीं रहता था। मैं बस अपनी पढ़ाई और तुम्हें ढूंढने से मतलब रखता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला उस दिन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं जो स्कूल और स्कूल से घर जाने से मतलब रखता था, तुमसे मिलने के बाद मैं रोज स्कूल जाने से पहले तुम्हें देखने आया करता था और छुट्टी के बाद भी पहले तुम्हें देखने आया करता था। मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने लगी थी, हर रोज तुम्हें देखना। लेकिन फिर एक दिन मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा क्योंकि डैड ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए भेज दिया। तुम जानती हो रैबिट, जब मैं तुमसे दूर गया तो मेरा किसी में भी मन नहीं लगता था। हर पल बस तुम्हारा चेहरा ही मेरे सामने आता रहता था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे पागल कर रही हो। तुम जब भी मेरी यादों में आती थी मेरा जुनून तुम्हारे लिए और भी बढ़ता जा रहा था। मैं खुद को अपनी पढ़ाई और अपने बिजनेस में बिजी करने लगा ताकि तुम मेरी यादों में कमाओ। इसलिए मैंने खुद को अपने काम में इतना उलझा दिया था कि मैं खुद को भूल गया और बन गया सबके लिए एक हार्टलेस बिजनेस मैन ऑफ द वर्ल्ड, द मोक्ष खुराना। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि जिसे सारी दुनिया हॉटलेस समझ रही है उसके दिल में उसकी क्वीन बसती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर मैं जब 7 साल बाद यूएसए से इंडिया आया तो मुझे आते ही रक्षित के बारे में पता चला तो मैं उसे ढूंढने लगा। इस बीच मैं तुम्हें मिल ही नहीं पाया। मैंने वैसे सोचा तो ये था कि इंडिया आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे तुम्हें पीछे रख दिया क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी मॉम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। मुझे यहाँ से पहले ही मेरी मॉम के बेटे के बारे में पता लग गया था, इसलिए मैंने अपने आदमियों से उसकी खबर लेता रहा बिन अपनी मॉम को पता लगे। मैं यहाँ इन सब में इतना उलझ गया कि मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। फिर उसके बाद अंजलि का अभी को जान से मारने की खबर से मैं उसके पास गया था। मुझे अंजलि के बारे में पहले से पता था, बस मुझे ये नहीं पता था अंजलि क्यों हमारे बीच आई, उसे भेजा किसने है, उनका मास्टरमाइंड कौन है और क्यों हमारे पीछे पड़ा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, अंजलि अभी को मार के भाग गई थी। और जब मैं उसके पास गया तब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कहाँ हो, और उसके बाद तुम्हारे बड़े की फोटो दिखाई थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। मुझे जब पता चला अभी को मारने की कोशिश क्यों की गई तो मैंने उसे दुनिया की नज़रों में मार दिया और उसे यूएसए उसके ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। उसके बाद मैं तुम्हारे आश्रम गया तुम्हें लेने, लेकिन फिर मुझे पता चला तुम जिस अनाथ आश्रम में पहले रहते थे उसे तोड़ दिया गया और तुम लोगों को कहीं और भेज दिया गया। मैं तुम्हें ढूंढने लगा और साथ में अभी पर हमला क्यों किया गया उसका पता भी लगाने लगा, क्योंकि मुझे पहले ये सब नहीं पता था कि मुझे तुम्हें सुरक्षित रखने को क्यों कहा गया था। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। 3 साल बाद जब तुम मुझे उस रात मिली थी और मैंने तुम्हारी वो हालत देखी तो मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आया जिसने तुम्हारी ये हालत की थी। लेकिन फिर मैंने तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हें खुद से शादी करने के लिए फोर्स किया। इतना बोल मोक्ष सुहानी को देखता है जिसकी आंखों में नमी थी। मोक्ष सुहानी की आंखों में नमी देख उसकी आंखों को चूम लेता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, रैबिट मुझे पता है मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा है कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर मैं आज कहना चाहता हूँ। इतना बोल मोक्ष सुहानी की आंखों में देख रहा था। मोक्ष सुहानी की आंखों में आंखें मिलते हुए कहता है, रैबिट मैं जानता हूं मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं समझा सकूंगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम मेरे सीने में धड़कते दिल की वो हार्टबीट हो जिसे तुमने फिर से धड़कना सिखाया है। तुम मेरे लिए वो हो जिसकी एक खुश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिकॉज आई लव यू वेरी मच, सो मच सो दैट आई लिव फॉर यू एंड डाई ओनली फॉर यू। अगर तुम्हारे लिए मुझे खुद को मिटाना पड़े तो मैं खुद को मिटा दूंगा, पर तुम्हें आंच नहीं आने दूंगा। उसने अभी इतना कहा ही था कि सुहानी मोक्ष के मुंह में अपना हाथ रख देती है और उसे अपनी नम आंखों से देखने लगती है। सुहानी मोक्ष की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहती है, हबी आई ऑल्सो लव यू वेरी मच। आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ। आप दोबारा ऐसी बातें मत करना, एक बार तो आपसे दूर रह गई पर दोबारा मुझसे ये सब नहीं होगा। रिमेंबर, एज लॉन्ग एज यू कीप ब्रीदिंग आई विल ऑल्सो कीप ब्रीदिंग। जिस दिन आपकी सांसें रुकी उस दिन ये सुहानी मोक्ष खुराना की सांसें भी हमेशा के लिए बंद हो। सुहानी बोल ही रही थी कि मोक्ष ने सुहानी का हाथ अपने मुंह से हटा सुहानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे आगे बोलने से रोक दिया। सुहानी मोक्ष को देखने लगती है जो उसे ही देखकर उसे होंठों को सक कर रहा था। मोक्ष करीब 5 मिनट बाद सुहानी के होंठों पर बाइट कर उसे छोड़ देता है और उसे अपनी सर्द नजरों से देखने लगता है। मोक्ष सुहानी को घूरते हुए बोला, डोंट से दिस इवन बाय मिस्टेक, नथिंग विल हैपन टू यू, यू अंडरस्टैंड, आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना है हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए और हमारे बच्चों के लिए, समझी। सुहानी मोक्ष की बातों में एक वार्निंग साफ महसूस कर रही थी और साथ ही उसकी आंखों में उसे कुछ तो ऐसा दिखता है जो सही नहीं था। सुहानी को अंदर से अब अलग सी बेचैनी होने लगती है। उसे अब ऐसे लगने लगता है कुछ तो गलत होने वाला था, जो शायद सब खत्म करने वाला था। सुहानी मोक्ष को देखते हुए पूछती है, हब्बी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मोक्ष सुहानी के अचानक पूछे सवाल से उसे देखने लगता है तो सुहानी मोक्ष की आंखों में देखते हुए कहती है, हब्बी मुझे आपकी आंखों में कुछ तो अलग दिख रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, और आपकी बातें भी आज बहुत अजीब है। आप बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे ये हम आखिरी बार बात कर रहे हो।
मोक्ष सुहानी की बात सुन उसे से अपनी नजरें फेर लेता है और फिर बाहर अंधेरे को देखते हुए कहता है, नहीं रैबिट, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम ज्यादा सोच रही हो। सुहानी मोक्ष का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, हब्बी आप मुझे देखकर क्यों नहीं कह रहे, लुक इनटू माय आईज एंड टेल मी एवरीथिंग इज ओके। आप मुझे से कभी दूर नहीं जाएंगे। हब्बी मैं सच कह रही, अगर आप इस बार मुझसे दूर गए तो मैं अपनी जान। रैबिट। सुहानी की बात सुन मोक्ष ने सुहानी पर चिल्ला के कहा। मोक्ष ने अब गुस्से में सुहानी का जबड़ा कसते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने ऐसे करने के बारे में सोचा भी तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे पूरी दुनिया डरती है, समझी, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। इतना बोल मोक्ष सुहानी के गालों को छोड़ देता है और सुहानी को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। सुहानी मोक्ष को अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है और उसे देखते हुए सुबकने लगती है। मोक्ष जब सुहानी की आंखों में आंसू देखता है तो वो कस के अपनी आंखें बंद कर देता है और सुहानी को अपने सीने से लगा देता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी रैबिट, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है, फिर भी तुम ये फालतू की बकवास करके मुझे गुस्सा दिलाती हो। सुहानी मोक्ष की बात सुन उसे सीने में मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो हब्बी, आपने मुझे रुलाया, आप मुझे अब प्यार नहीं करते हैं। मोक्ष सुहानी की बात सुन उसे सीट पर लेटा के उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे गले पर किस और बाइट करते हुए कहता है, व्हाट डिड यू से, टेल मी अगेन। सुहानी मोक्ष से अपनी नजरें फेर लेती है और फिर कहती है, आप मुझसे, उसने अभी इतना बोला ही था कि सुहानी के मुंह से आह निकल जाती है और वो कस के अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने हाथ मोक्ष के बालों में रख देती है। अब पूरी कार में मोक्ष और सुहानी की तेज सांसों की आवाज आने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत जाता है और रात से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मोक्ष और सुहानी की कार अभी वहीं उस सुनसान जगह में खड़ी थी, अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था। सुहानी मोक्ष की गोद में सिर रख कर लेती हुई थी और मोक्ष सुहानी का सिर सहलाते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि मोक्ष पूरी रात भर नहीं सोया था। मोक्ष सिगरेट का लास्ट कस ले उसे कार के विंडो से बाहर फेंक देता है, जहां बहुत सारी सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि मोक्ष कल रात से सिगरेट पिए जा रहा था और उन सिगरेट को देख पता लगाया जा सकता था मोक्ष ने कितनी सिगरेट के पैकेट खत्म किए होंगे। मोक्ष कार की सीट से अपना सिर टिका अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। मोक्ष कल रात से ये बहुत बार कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। मोक्ष कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर उन पर जोर लगा कुछ बोल रहा था, लेकिन फिर मोक्ष अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें लाल दिख रही थी। वो गुस्से में खुद से कहता है, चैंप तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मैं कल रात से तुम्हें बात करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज चैंप कुछ तो रिस्पॉन्स दो। इतना बोल मोक्ष एक लंबी सांस ले फिर से अपनी आंखें बंद करता है और फिर से कोशिश करने लगता रुद्र से टेलीपैथी द्वारा कांटेक्ट करने की। मोक्ष काफी देर तक रुद्र से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली इस बार मोक्ष और रुद्र एक दूर से कनेक्ट हो जाते हैं। मोक्ष रुद्र से कहता है, चैंप आर यू ओके। रुद्र की धीमे आवाज आती है, यस डैड आई एम फाइन, बट डैड नथिंग इज राइट हियर, इट इज वेरी स्ट्रेंज हियर। रुद्र की बात सुन मोक्ष की आईब्रो सिकुड़ जाती है। वो अपने मन में रुद्र से टेलीपैथी द्वारा पूछता है, चैंप कैन यू टेल मी व्हाट्स वेयर देयर। मोक्ष के सवाल पूछने पर रुद्र का कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रुद्र की आवाज आती है, जिसे सुन मोक्ष की एकदम से आंखें खुल जाती है। मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए थे, उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। मोक्ष सुहानी को देखता है और फिर उसके पेट को। मोक्ष कुछ देर तक ऐसे ही सुहानी के पेट को देखता रहता है और फिर अपना हाथ उठा सुहानी के पेट में रख देता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर हाथ रखता है उसी वक्त मोक्ष के आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। ये पहली बार रहा होगा जब मोक्ष की आंखों से आंसू आए होंगे। मोक्ष अपने आंसू पोंछ सुहानी के पेट में हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी एंजल, तुम्हें हमसे दूर जाना होगा। 5 घंटे बाद सुहानी अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके बगल में निहारिका जी बैठी हुई थी और उनके आंखों में इस वक्त आंसू थे। निहारिका जी सुहानी के बालों में हाथ फेर रही थी। निहारिका जी सुहानी के बालों में हाथ फेरते हुए मोक्ष की कही गई बात को याद कर रही थी। फ्लैशबैक 5 घंटे पहले मोक्ष रुद्र से टेलीपैथी से बात करने के बाद जब सुहानी के पेट में हाथ रखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मोक्ष सुहानी के पेट में हाथ रख अपनी एंजल से बात करते हुए कहता है, आई एम सॉरी एंजल, तुम्हें हमसे दूर जाना होगा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो। जनता हो मैं रैबिट के साथ ये सब करके गलत कर रहा हूँ, लेकिन एंजल मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे लगता था वो लोग मुझे तुम्हारी मॉम को यूज करना चाहते हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे भाई की बातों से ऐसे लग रहा है कि तुम और तुम्हारे भाई की जान को हमारी वजह से खतरा है। एंजल मैं जानता हूँ तुम दोनों हमारे बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन बेटा तुम दोनों को सुरक्षित रखना हमारा काम है, इसलिए आप दोनों के लिए हमें आपसे हमेशा के लिए दूर जाना होगा। इतना बोल मोक्ष सुहानी के पेट की तरफ झुकता है और सुहानी के पेट पर किस कर देता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर किस करता है वैसे ही उसके आंखों से फिर से एक कतरा आंसू गिरकर सुहानी के पेट में गिर जाता है। मोक्ष जैसे ही सुहानी के पेट पर किस कर ऊपर उठने को होता है वैसे ही मोक्ष को अपने कानों में एक आवाज पड़ती है, डैडा प्लीज डोंट लीव मी। मोक्ष जैसे ही उस आवाज को सुनता है
तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और धीरे से कहता है आई लव यू एंजल। इतना बोल मोक्ष सुहानी को सीट में अच्छे से लिटा देता है और फिर खुद कार से बाहर आता है और ड्राइविंग सीट में बैठ कार को खुराना पैलेस की तरफ भागा देता है। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष की कार खुराना पैलेस के बाहर आके रुकती है। मोक्ष की कार जैसे ही खुराना पैलेस में आके रुकती है तो बॉडीगार्ड मोक्ष की कार को खुराना पैलेस में देख पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो अपना सिर झुका लेते हैं और एक गार्ड कार का दरवाजा खोलने को आगे आता है, लेकिन वो मोक्ष की कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे करता उससे पहले ही मोक्ष खुद कार से बाहर आता है। मोक्ष को देख वो गार्ड जल्दी से अपना सिर झुका लेता है। मोक्ष उस गार्ड को देखता है और सबकी तरफ देख अपनी कड़क आवाज में कहता है ऑल गार्ड्स टर्न अराउंड विद योर आईज क्लोज्ड, डू नॉट ट्राई टू ओपन एनी आईज इवन बाय मिस्टेक, अदरवाइज यू ऑल नो व्हाट आई कैन डू। मोक्ष के ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड पीछे पलट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देते हैं। मोक्ष सब गार्ड को मुड़ता देख कार की बैक साइड का डोर ओपन करता है और सुहानी को अपनी गोद में उठा बाहर निकलता है। मोक्ष ने सब गार्ड्स को पीछे पलटकर अपनी आंखें बंद करने को इसलिए कहा था क्योंकि सुहानी ने मोक्ष की शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहना था और मोक्ष नहीं चाहता था कि सुहानी को कोई ऐसे देखे। सारे बॉडीगार्ड मोक्ष को बिना शॉट के देख समझ जाते हैं कि उसने ये सब क्यों कहा है, इसलिए तो वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर पीछे मुड़ जाते हैं। मोक्ष सुहानी को जब अंदर लेके जाता है तो उसे लिविंग हॉल में निहारिका जी भी मिल जाती है, जो अकेले लिविंग हॉल में बैठे थी और खामोश थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। मोक्ष उन्हें ऐसे देखता है तो उसे अपने दिल में एक दर्द होता है। वो दरवाजे पर खड़ा हो उन्हें एकटक देखता रहता है। निहारिका जी को इस बात का होश ही नहीं रहता है कि उनके दरवाजे पर कोई खड़ा है जो उन्हें ही देख रहा है। मोक्ष कुछ देर निहारिका जी को देखता रहता है क्योंकि आज पूरे 5 साल बाद वो अपनी मॉम को देख रहा था। उसे निहारिका जी पहले से काफी वीक लगती है। मोक्ष एकटक अपनी मॉम को देखता रहता है। उसके आंखों में इमोशन दिखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं दिखते थे। मोक्ष कुछ देर निहारिका जी को देखने के बाद अंदर आता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए ही निहारिका जी से कहता है मॉम मेरे रूम में आए। निहारिका जी जो अपनी सोच में गुम थी, अचानक किसी के मॉम कहने से वो एकदम से होश में आती है क्योंकि निहारिका जी ने पूरे 5 साल बाद ये मॉम शब्द सुना था। हाँ, पहले आर्यन उन्हें मॉम बोलता था लेकिन वो ज्यादातर घर पर रहता ही नहीं था, लेकिन जब से उसने भी निहारिका जी के बारे में पता चला था उसने भी उन्हें मॉम कहना छोड़ दिया था। निहारिका जी हैरानी से सामने देखती है जहां उसे मोक्ष सुहानी को गोद में लिए ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। निहारिका जी जैसे ही मोक्ष को देखती है वो चौंक जाती है और अपनी जगह से खड़ी हो हैरानी से मोक्ष को देखने लगती है। निहारिका जी पहले तो मोक्ष को देखकर हैरान होती है, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक भी दिखने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें कुछ याद आता है तो उनकी उसी खुशी से चमकती आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है और वो गुस्से से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष सुहानी को लेकर रूम में आता है और उसे बेड में लिटा ब्लैंकेट से कवर कर सुहानी के माथे को चूम लेता है और फिर फ्रेश हो कपड़े चेंज कर अपने स्टडी रूम में आ जाता है जहां उसे निहारिका जी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मोक्ष एक नजर निहारिका जी को देखता है और फिर स्टडी रूम का डोर बंद कर निहारिका जी के पीछे चला जाता है और जल्दी से निहारिका जी को पीछे से ही हक कर लेता है और कहता है आई मिस योर मॉम। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन उसे खुद से दूर करती है और उसकी तरफ मुड़ उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। निहारिका जी की थप्पड़ की आवाज पूरे स्टडी रूम में गूंज जाती है और मोक्ष का सर एक साइड झुक जाता है। मोक्ष निहारिका जी के थप्पड़ मारने से हैरान हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। निहारिका जी मोक्ष का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली क्यों आखिरी क्यों आए तुम यहाँ वापस? हाँ आखिरी क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ वापस मत आना, फिर क्यों आए? मोक्ष निहारिका जी की बात सुन उन्हें देखने लगता है। वो अचानक निहारिका जी का हाथ पकड़ लेता है जो उन्होंने उसके कॉलर को पकड़े हुए थे। मोक्ष अपनी मॉम का हाथ अपने कॉलर से छुड़ा देता है और निहारिका जी को देखने लगता है। निहारिका जी भी उसे देखने लगती है। निहारिका जी की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखता है तो वो उन्हें तुरंत गले लगा लेता है। निहारिका जी मोक्ष के गले लगाने से फुट फुट कर रोने लगती है। वो मोक्ष के गले लगते हुए ही कहती है सब खत्म हो गया मोक्ष, सब खत्म हो गया। सबको यही लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मार है। मैंने तुम्हें नहीं मारा मोक्ष, नहीं मारा मैंने तुम्हें। मैं जानता हूं मॉम, वो आप नहीं थी, आपने आर्यन के लिए ये सब अपने ऊपर लिया है, मैं जानता हूं। मोक्ष की बात सुन निहारिका जी हैरान हो जाती है। वो झट से मोक्ष से दूर हो जाती है और उसे देख हैरान होकर पूछती है तुम जानते हो मोक्ष मैं निर्दोष हूं, पर कैसे? मोक्ष निहारिका जी को देखते हुए बोला वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं मॉम, हाँ पर इतना बता सकता हूं कि जिस माँ ने मुझे बचपन से अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार किया हो उस माँ की ममता में कभी धोखा नहीं हो सकता। जिस माँ ने अपने खुद के बेटे के बारे में पता होने के बाद भी अपने सौतेले बेटे के लिए उसे जानकर भी अनजान रही हो उस माँ की ममता में कभी भी छलावा नहीं हो सकता है। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन उसे हैरान होकर देख रही थी। मोक्ष उन्हें हैरान देखकर बोला मैं जानता हूं मॉम, आपको रक्षित के बारे में सब पता था, फिर भी आपने मेरे लिए उसे नजरअंदाज किया ताकि आपको मुझ में और रक्षित में से एक चुनने को ना मिले।
और मैं जानता हूं आपके लिए हम दोनों बहुत मायने थे, आप हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती थी, इसलिए आपने उसे अपने पास नहीं रखा, बस दूर से आप उसे हमेशा नजर रखे थे। मैं सब जानता हूं मॉम, मैं ही नहीं सबको पता है आप निर्दोष है, पर सबने आपसे परायों जैसे बर्ताव किया ताकि किसी को शक न हो कि उन्हें सब पता है। निगरिका जी मोक्ष की बात सुन हकलाते हुए कहती है, इसका मतलब तुम सबको पता है इस सब के पीछे किसका हाथ है। मोक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो निहारिका जी को देखते हुए कहता है, हम जानते हैं मॉम वो कौन है, और मैं जानता हूँ विराट से फोन कराकर उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद भी वो जब कुछ न कर सके तो उन्होंने चैंप को किडनैप कर दिया है और मुझे से चैंप के बदले रैबिट को देने को कहा है। निहारिका जी शॉक्ड होके बोली, क्या, लेकिन बेटा उन्हें सुहानी क्यों चाहिए? बहुत लंबी कहानी है मॉम, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास वक्त कम है। मोक्ष ने निहारिका जी को सोफे की तरफ ले जाते हुए बैठाते हुए कहा। मोक्ष निहारिका जी को सोफे में बैठा खुद उनके पैरों के पास बैठ जाता है। मोक्ष निहारिका जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे वो देंगे? निहारिका जी मोक्ष को देखने लगती है और फिर उसके गालों में हाथ फेर कहती है, बिल्कुल मोक्ष आप कहिए। मोक्ष निहारिका जी का हाथ पकड़कर बोला, आपको चैंप, एंजल और आर्यन और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से कई दूर एक ऐसी जगह जाना होगा जहां आप लोगों को कोई ढूंढ न सके, हम भी नहीं, और उन्हें एक नई पहचान देनी होगी। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन एकदम से सोफे से उठ जाती है और उसे हैरान होकर देखने लगती है। निहारिका जी मोक्ष की बात सुन हैरान होकर बोली, मोक्ष तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सुहानी अपने बच्चों के बिना कैसे रहेगी? और वैसे भी सुहानी अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट है। मोक्ष अपनी मॉम की बात सुनकर कहता है, आप फिक्र मत करिए मॉम, उसके लिए भी मैंने सोचा है, जानता हूँ रैबिट टूट जाएगी लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। अगर हमारे नसीब में अपने बच्चों से दूर रहना ही है तो हम उनकी सुरक्षा के लिए उनसे दूर हो जाएंगे। इतना बोल मोक्ष वहां से निकल जाता है। मोक्ष अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि निहारिका जी बिना उसे देख कहती है, मोक्ष क्या तुम उन्हें मार दोगे? निहारिका जी की बात सुन मोक्ष के कदम अचानक रुक जाते हैं, उसके हाथ दरवाजे के हैंडल में कस जाते हैं। मोक्ष बिना निहारिका जी को जवाब दिए वहां से निकल जाता है और निहारिका जी के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फ्लैशबैक एंड निहारिका जी के आंखों में आंसू थे, वो सुहानी के बालों को सहलाए जा रही थी। वो सुहानी को देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैं एक माँ होकर दूरी माँ से उसके बच्चे को अलग कर रही हूँ, पर बेटा हम मजबूर हैं। इतना बोल निहारिका जी सुहानी के माथे पर किस कर देती हैं और सुहानी के रूम से बाहर चली जाती हैं। पुणे शिवाजी नगर एक बड़े से घर के बेसमेंट के अंदर वही दोनों डॉक्टर थे और वो लोग फिर से कुछ कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके लैब में कोई स्टूडेंट नहीं था, कोई नहीं था, बस साइड के एक बेड में रूद था जो बेहोश था। रॉय उस मास्क मैन के पास आता है और उसे कहता है, विराट सर इस बच्चे के डीएनए में कुछ तो अलग है, पता नहीं चल रहा, मैंने सारे जानवरों से मैच करके देखा है, ये मैच नहीं हुआ और न ही इसका डीएनए किसी इंसान से मैच हो रहा है। वीरता रॉय की बात सुन हैरान हो जाता है और वो रॉय को देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? रॉय विराट से कहता है, सर मुझे लगता है कि ये लड़का ह्यूमन बीइंग नहीं है। विराट हैरान हो जाता है। विराट रॉय को देखते हुए बोला, रॉय ये मोक्ष खुराना का बेटा है और जितना मैं जानता हूँ मोक्ष इंसान है, उसकी बीवी भी ह्यूमन ही है, हाँ उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन जितना मुझे पता है सुहानी पर रैबिट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तुमने रैबिट का डीएनए मैच किया इस लड़के के साथ? रॉय हाँ में अपना सिर हिला के बोला, यश सर मैंने ऑलमोस्ट सब किए हैं। वीरता रॉय को देख बोला, मुझे दिखाओ, मैं खुद चेक करूंगा। इतना बोल विराट रूद के डीएनए को चेक करने लगता है। वीरता भी रूद के डीएनए को कई बार चेक करता है, वो खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? रॉय विराट की बात सुन कहता है, सर क्या नहीं हो सकता है? विराट कुछ नहीं कहता है, बस उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है जिसे वो बहुत जल्दी छुपा भी लेता है। विराट एक नजर रूद को देखता है और फिर रॉय को देखते हुए बोला, जल्दी से यहां से जाने की तैयारी करो, मोक्ष खुराना किसी भी वक्त आता ही होगा। रॉय विराट की बात सुन के कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना मिस्टर खुराना अपनी को वाइफ लेके आ रहे हैं और बॉस वो हमें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हम उनका काम नहीं कर देते हैं, और सर आप भी तो मिसेज खुराना का इंतजार कर रहे थे ना? विराट रॉय की तरफ देखते हुए बोला, जब कोहिनूर हाथ में हो तो हीरे की क्या जरूरत है? मतलब सर, रॉय एकदम पूछता है। विराट कुछ कहने वाला होता है कि तभी लैब में एक सायरन बजने लगता है। विराट रॉय को देखते हुए बोला, जल्दी करो, बच्चे को उठाओ और निकलो यहां से, मोक्ष यहां आ गया है। पर सर बॉस, रॉय पूछता है। विराट रॉय को देख बोला, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, दोनों आपस में मारे या कटे, वैसे भी जो बाप अपने खुद के सगे बेटा का न हुआ वो हमारा क्या होगा, अब निकलो यहां से जल्दी। रॉय जल्दी से अपना सिर हिला देता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। विराट खुद से कहता है, मोक्ष खुराना सच कहूं तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पौवा अच्छे अच्छे को विलेन बना ही देती है। इतना बोल विराट डेविल स्माइल करता है और उस लैब से बाहर निकल जाता है। इधर मोक्ष, रक्षित, केविन और अभी घर के अंदर खड़े थे और उनके सामने अभिनव कपूर और उनकी बेटी अंजलि खड़ी थी। अभी उन्हें देख बोला, आपके बॉस कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ।
अभिनव जी अभी की बात सुनकर बोले, क्यों इतनी जल्दी है अपने बाप को मारने की? उनकी बात सुन मोक्ष और रक्षित की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। मोक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मेरा बेटा कहाँ है? सुहानी कहाँ है? ऊपर से एक आवाज आई। मोक्ष, रक्षित, अभी और केविन उस आवाज को सुन ऊपर की तरफ देखते हैं जहां से राज जी नीचे चल के आ रहे थे। राज जी को देख मोक्ष रक्षित अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें अपने दिल में एक दर्द उठता है, अपने बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखकर। राज जी नीचे आते हैं और मोक्ष को देख कहते हैं, सुहानी कहाँ है? मैंने कहा था सुहानी को मुझे दो और अपने बेटे को लेके जाओ। मोक्ष अपने पापा को देखते हुए बोला, आखिरी क्यों ये सब क्यों किया आपने? पैसा बेटा, पैसा पौवा के लिए। मुझे सुहानी से कोई नफरत नहीं है और न ही तुमसे है। अगर नफरत नहीं थी तो अपने ही बेटे को मारने की कोशिश क्यों की थी आपने? केविन ने गुस्से में कहा। मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है, ना ही अभी और न ही 5 साल पहले किया था। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। वो आप ही थे जिन्होंने 5 साल पहले नकब पोसो को भेजा था मोक्ष को मारने के लिए। अभी ने गुस्से में कहा। आपने ही उनसे हमारी जान बचाने के लिए मोक्ष को उस घर में बंद करवाया था। राज जी हैरान हो जाते हैं। वो गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, झूठ है सब, मैं मानता हूं मुझे सुहानी चाहिए थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने बेटे को मरवाने या मरने को कभी कोशिश नहीं की थी। वो मेरा अपना बेटा है, मैं भला उसे क्यों मरवाऊंगा? मोक्ष राज जी की बात सुन जमीन की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर खुराना आपको रैबिट क्यों चाहिए थी? राज जी को मोक्ष के मुंह से खुद के लिए मिस्टर खुराना सुन अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो जानते थे उन्होंने खुद ही अपने बेटे को अपना दुश्मन बनाया था। राज जी बोले, क्योंकि मुझे पता चला गया था कि सुहानी वही सुहानी है जो शासिंग की बेटी है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और जिसे अंडरवर्ल्ड के लोग ढूंढ रहे हैं। अभी अपने डैड का नाम राज जी के मुंह से सुन हैरान हो जाता है। वो राज जी से बोला, आप मेरे डैड को जानते हैं? कहाँ है वो, प्लीज बता दीजिए। राज जी अभी की बात सुन के कहता है, वो नहीं है। अभी उन्हें देख बोला, नहीं है से आपका क्या मतलब है? वो तो आपके पास ही थे ना। राज जी ना के अपना सिर हिला के कहता है, नहीं है वो मेरे पास, मैंने झूठ कहा था ताकि मोक्ष इंडिया वापस आ सके। मोक्ष अभी भी नीचे ही देख रहा था। उसे राज जी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक टक जमीन को देखते हुए फिर से राज जी से कहता है, मिस्टर खुराना मेरा बेटा कहाँ है? राज जी मोक्ष की बात सुनकर बोले, वो बेसमेंट में है विराट के साथ। विराट का नाम सुनते ही मोक्ष के कान खड़े हो जाते हैं। वो राज जी को देखने लगता है। मोक्ष राज जी को गुस्से में घूरते हुए बोला, आपने उसे उसके साथ अकेला क्यों छोड़ा? राज जी हैरान होके बोले, वो तो तुम्हारा ही दोस्त है, उसने ही मुझे कहा था कि जब तुम सुहानी को लेके आ जाओगे तो वो रुद्र को तुम्हारे घर छोड़ देगा। शायद अब तक उसने रुद्र को घर छोड़ दिया होगा। राज जी की बात सुन मोक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। वो अपने सामने टेबल में लात मारकर बोला, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो ही है जिसने मुझे और सुहानी को अलग किया था। वो ही सबसे बड़ा विलन है। अगर मेरे बेटे और मेरी रैबिट को कुछ भी हुआ ना मिस्टर खुराना, तो मैं आपको खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। राज जी शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही रक्षित, केविन और अभी भी शॉक थे। इतना बोल मोक्ष वहां से जाने लगता है कि उसके कानों में गोली को आवाज पड़ती है। सब लोग उधर देखते हैं जहां से गोली चली। सब लोग जैसे ही समाने देखते हैं तो सामने अंजलि खड़ी थी, जिसने ऊपर हवा में फायर कर गन को मोक्ष की तरफ पॉइंट किया था। अंजलि मोक्ष के पास आती है और उसे देख हंसने लगती है। अंजलि मोक्ष के गोल गोल घूमते हुए बोली, क्या बात है मोक्ष, तुम तो सच में किन की तरह ही सोचते हो। हमने कितना अच्छा प्लान बनाया था। हमने सोचा था तुम अपने पिता को अपना दुश्मन मान लोगे और उन्हें मार दोगे, लेकिन तुम तो स्मार्ट निकले। तुम्हें तो पहले से विराट का सच पता था, लेकिन लेट कर तुमने। विराट तुम्हें बेटे को लेके कब का यहां से जा चुका होगा, तुम सबसे बहुत दूर, जहां तुम उसे कभी ढूंढ नहीं सकोगे। इतना बोल अंजलि और उसके पापा हंसने लगते हैं। अंजलि हंसते हंसते मोक्ष के पास आती है और फिर उसे देखते हुए कहती है, वैसे मैं तुमसे एक बात बताना भूल ही गई, विराट तुम्हारी बीबी के पीछे पागल है। इतना कि उसने कई बार तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हर बार बच जाते। 5 साल पहले को ब्लास्ट हुआ था, वो भी उसी ने किया था। सब प्लेन करके। हाँ, सुहानी को किडनैप करने का प्लेन राहुल का था, लेकिन उस घर में बॉम्ब प्लांट करने का आइडिया वीरता का था। और तुम जानते हो वीरता इस वक्त कहाँ होगा। मोक्ष अंजलि को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। अंजलि एक पल मोक्ष की आंखों को देख डर जाती है, लेकिन वो फिर खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे घूरने का कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अभी अपनी बीवी और बेटे के बारे में सोचो, क्योंकि विराट सुहानी के पास जाएगा और उसे तुम्हारी मरने की खबर देके उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर करने वाला है। ओहो, लेकिन तुम उसे कैसे बताओगे? हम तो तुम्हें यहाँ से जाने देंगे ही नहीं। अंजलि ने अभी इतना कहा ही था कि मोक्ष अंजलि का गला पकड़ लेता है और फिर अपने दांत पीसते हुए कहता है, मोक्ष खुराना को मारना इतना आसान नहीं है। इतना बोलते ही मोक्ष अंजलि का गला पकड़ जमीन से ऊपर उठा देता है, जिसे देख अभिनव जी मोक्ष के पास आ अपनी बेटी को उससे छुड़ाने लगते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं छोड़ता है। उसकी आंखों में अब बस आग ही आग थी। उसे देख अब ऐसे लग रहा था जैसे वो अब सब तबाह करने वाला हो। अभिनव जी जब मोक्ष से अपनी बेटी को नहीं छोड़ा पाते हैं तो वो गार्ड्स को बुलाते हैं। उनके बुलाते ही वहां गार्ड की फोर्स आ जाती है, जिसे देख रक्षित, अभी और केविन लड़ने लगते हैं।
अंजलि की सांसें मोक्ष के गले पकड़ने से रुकने लगती है, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। वो लगातार मोक्ष की पकड़ से छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। कुछ ही देर में अंजलि की सांसें रुक जाती है। मोक्ष जब देखता है कि अंजलि की सांसें बंद हो गई है तो वो अब अभिनव जी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखता है। अभिनव जी डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। मोक्ष उनकी घूरते हुए आगे बढ़ता रहता है। अभिनव जी पीछे जाते जाते अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनके पीछे दीवार थी जिससे वो टकरा गए थे। मोक्ष उनकी तरफ आता है और फिर एक आदमी के शरीर में चुभे हुए खंजर को बड़ी बेरहमी से निकलता है और अभिनव जी के पास आ जैसे ही उन्हें मारने वाला होता है कि अभिनव जी अपनी आंखें बंद करते हुए चिल्ला के बोले, मुझे पता है वो तुम्हें बेटे को कहाँ ले गया। उनकी बात सुनते मोक्ष के हाथ रुक जाते हैं। अभिनव जी मोक्ष का रूप देख डरते हुए बोले, वो सुहानी को लेने तुम्हारे घर गया है। उसका प्लान ही ये था कि सुहानी को लेकर वह इंडिया से बाहर चला जाएगा, जहां तुम उसका पता ना लगा सको। मुझे यह नहीं पता उसने तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि उसे तुम और तुम्हारे बेटे से कोई मतलब नहीं है, उसे बस सुहानी चाहिए। पर अब वो तुम्हारे बेटे को क्यों ले गया मुझे इस बारे में नहीं पता, पर इतना पता है वह सुहानी को ग्रीस लेकर जाने वाला है। अभिनव जी डरते हुए मोक्ष को देख कहते हैं, मिस्टर खुराना, मैं आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज अब मुझे जाने दो। मोक्ष अभिनव जी की बात सुन उन्हें अपनी लाल आंखों से देखा है और फिर बहुत बेहरमी से अपने हाथ में पकड़े खंजर से उनके गले की नस काट देता है। मोक्ष अभिनव जी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, मैं अब अपनी किसी भी दुश्मन को माफी देने या उन्हें जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। मोक्ष उसे घर से बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर सबसे ऑर्डरिंग टोन में कहता है, पूरे घर को आग लगा दो, मैं अब अपना कोई भी दुश्मन नहीं चाहता हूं। सब मोक्ष की बात सुन उसे देखते हैं और फिर हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। मोक्ष वहां से निकल सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है, साथ में रक्षित भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। मोक्ष बहुत ही तेजी से कार को भाग रहा था, उसके अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा भरा हुआ था। रक्षित मोक्ष को इतनी तेज कार ड्राइव करते हुए देखा, डरते हुए बोला, मोक्ष प्लीज आप थोड़ा धीरे। रक्षित ने अभी इतना बोला ही था कि मोक्ष ने उसे अपनी खरनाक आंखों से घूर के देखा, जिससे रक्षित के आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो चुप हो जाता है। मोक्ष की कार कुछ ही देर में एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर निकल अंदर की तरफ भाग जाते हैं। सब लोग मोक्ष को वहां देखा पहली नजर में पहचान जाते हैं कि वो कौन है, इसलिए कोई भी उसे रोकने की गलती नहीं करता है। मोक्ष एयरपोर्ट के अंदर आता है और रिसेप्शनिस्ट से ग्रीस जाने वाली फ्लाइट के बारे में पूछता है, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी इफ देयर इज समवन नेम्ड विराट सूर्यवंशी ऑन द फ्लाइट टू ग्रीस। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष को देख कहती है, जस्ट अ मिनट सर, लेट मी चेक। उसकी बात सुन मोक्ष वेट करने लगता है। कुछ देर चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट मोक्ष से कहती है, आई एम सॉरी सर, बट देयर इज नो बुकिंग हियर विद दिस नेम। रक्षित उसकी बात सुन हैरान होकर कहता है, बट ऐसे कैसे हो सकता है, आप एक बार फिर ठीक से चेक करके देखिए, हो सकता है किसी और देश की हो, आप देखिए। रिसेप्शनिस्ट ओके कहती है और फिर से चेक करने लगती है। रिसेप्शन फिर से कुछ देर चेक करने के बाद उन्हें देख कहती है, नो सर, इस नाम की यहां से कोई बुकिंग नहीं हुई है। मोक्ष हैरान हो जाता है, उसे अब गुस्सा आने लगता है। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष को गुस्से में देख पूछती है, सर इज देयर एनी प्रॉब्लम। मोक्ष कुछ नहीं कहता है, बस उस रिसेप्शनिस्ट को घूर के देखा है, जिसे देख रक्षित मोक्ष को शांत करवाते हुए बोला, ब्रो रिलैक्स, अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का है। विराट अगर सुहानी को ग्रीस लेकर जाने वाला है तो वह कहां से उसे ले जा सकता है। विराट के पास अपना खुद का जेट नहीं है जो वह उसने ले जाए। मोक्ष रक्षित की बात सुन खुद को शांत कर इधर उधर चक्कर काटने लगता है। वो सोचने लगता है कि विराट किस रास्ते से जाने की कोशिश कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की बात सुन कहती है, सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग। मोक्ष रिसेप्शनिस्ट की बात सुन उसे कोई जवाब नहीं देता है, पर रक्षित उसे देख सिर हिला बोलने का इशारा करता है। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की परमिशन मिलते ही रहती है, सर मुझे ये तो नहीं पता आप किसे ढूंढ रहे हैं, पर अगर वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और उनका नाम यहाँ नहीं है तो हो सकता है वो लोग पानी के रास्ते जा रहे हो। अगर किडनैपिंग का केस है तो ज्यादातर लोग समुद्र के रास्ते ही देश से बाहर जाते हैं। मोक्ष जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो दो इधर उधर चल रहा था, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं और वो उस रिसेप्शनिस्ट को देखने लगता है। रिसेप्शनिस्ट मोक्ष के अचानक देखने से डर जाती है, चुप हो जाती है और अपना सिर झुका के रहती है, आई एम सॉरी सर। रक्षित चौंक कर मोक्ष को दिखता है। मोक्ष रक्षित को देखा है और उसे इशारा करता है। मोक्ष जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जाने लगता है। रक्षित उस रिसेप्शनिस्ट को एक कार्ड निकाल के देता है और उससे कहता है, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, यह मेरा कार्ड है, आप इस पत्ते पर जाकर अपना इनाम लेकर चले जाना। रिसेप्शनिस्ट रक्षित की बात सुन हैरान हो जाती है। वह रक्षित से कुछ कहने को होती है, लेकिन रक्षित वहां से जाते हुए कहता है, अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम इस पते पर चली जाना, वहां तुम्हें मेरा असिस्टेंट मिल जाएगा, तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए है। इतना बोल रक्षित भी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। रक्षित मोक्ष वहां से सीधे समुद्र की तरफ चले जाते हैं, जहां शिप के रास्ते देश के बाहर आया जाया जाता है। ईस्ट मुंबई, महाराष्ट्र। इधर समुद्र के एक साइड जहां कोई नहीं था, वहां दो लड़के खड़े थे जिनके चेहरे पर मास्क था। उनके आगे पानी में एक शिप खड़ी थी।
एक लड़का जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे के मुंह पर भी मास्क लगाया हुआ था। जो दूसरा लड़का था वो अपनी कार की तरफ जाता है और कार का बैक डोर खोलता है और कार से एक 23-24 साल की लड़की को अपनी गोद में उठा के बाहर निकलता है। उस लड़की के चेहरे पर भी मास्क लगाए हुआ था। उस लड़की को देखकर साफ लग रहा था उसे बेहोश किया गया है। वो लड़का उस लड़की को लेकर शिप की तरफ बढ़ जाता है। इस शिप में कोई नहीं था, ये गोवा जाने वाली शिप थी। वो लड़का दूसरे मास्क वाले लड़के के पास आके कहता है, रॉय तुमने शिप को पूरी तरह खाली करवा दिया है ना, कोई तो नहीं था उसमें। राय उस लड़के की बात सुन के बोला, यश विराट सर, इसमें पायलट के अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है। विराट हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर सुहानी को अपने साथ लेकर शिप के अंदर चला जाता है और उसके पीछे राय भी जाने लगता है। वो लोग अभी अंदर गए ही थे कि तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है। विराट रॉय उसे तरफ देखते हैं जहां से गोली की आवाज आई थी। वो जैसे ही उस साइड देखते हैं तो उन्हें वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड के बीच से मोक्ष आता दिखाई देता है। विराट मोक्ष को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? ये अब तक जिंदा कैसे है? मारा नहीं? मैं तो सोचा था यह अपने बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखकर खुद की ही जान ले लेगा, लेकिन ये तो हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। विराट मोक्ष को नफरत से देखने लगता है। मोक्ष विराट के पास आता है तो विराट सुहानी की तरफ गन पॉइंट करते हुए बोला, नहीं मिस्टर मोक्ष खुराना, आगे आने की गलती मत करना, नहीं तो अपने बीवी बच्चे को हमेशा के लिए खो दोगे। मोक्ष विराट की बात सुनता है तो उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वो विराट को घूर कर देखने लगता है। मोक्ष विराट को गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, विराट रैबिट को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारो, रैबिट और चैंप को जाने दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। विराट मोक्ष की बात सुन गुस्से में बोला, वो तो मैं मारूंगा ही तुम्हें, मैं तुम्हें मारकर मिस ब्यूटीफुल को अपना बनाऊंगा, वो मेरी होगी हमेशा के लिए। और रही तुम्हारे बेटे की बात, वो तो कोहिनूर है जिसका मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बेटा इतना कीमती है। इसके जरिए अब मैं करूंगा पूरी दुनिया पर राज। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल विराट हंसने लगता है। विराट हंस ही रहा था कि तभी कोई उसके हाथ से उसकी गन छीन लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करते कर देता है। विराट इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वह अपना सिर घूम उस तरफ देखा है तो उसकी नजर सुहानी से मिलती है जो उसकी तरफ गन पॉइंट किए हुए खड़ी थी। विराट सुहानी को होश में देख चौंक जाता है। वो उसे देख कहता है, तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आई? मैंने तो तुम्हें हाई डोज नींद का इंजेक्शन लगाया था, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सुहानी विराट को गुस्से में देख बोली, ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। तुम क्या कह रहे थे? तुम मेरे हब्बी को मारकर मुझे अपना बना लोगे? तो तुम भी सुन लो मिस्टर विराट सूर्यवंशी, यह सुहानी तो सिर्फ मोक्ष की है, उसके सिवाय किसी की नहीं होगी। और तुम मेरी पति को क्या मारोगे? मेरे पति को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो तुम क्या उन्हें मरोगे? मोक्ष सुहानी की बात सुन विराट को डेविल स्माइल कर देखने लगता है। विराट सुहानी की बात सुन उसे गुस्से में देखने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले विराट सुहानी तक पहुंचता उससे पहले ही मोक्ष विराट को पकड़कर उसके मुंह पर पंच मार देता है, जिससे विराट नीचे जमीन में गिर जाता है। रक्षित आगे आता है और राय से रुद्र को ले उसके चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे राय भी सीधे मुंह के बाल नीचे जमीन पर गिर जाता है। मोक्ष विराट को कॉलर से पकड़ करता है और उसे सीधा खड़ा कर फिर से मारने लगता है। विराट भी अब खुद को बचाने के लिए मोक्ष पर वार करता है, लेकिन उसके एक भी वार मोक्ष को छू नहीं पाते, क्योंकि मोक्ष उसके वार से बच जाता है और फिर मारने लगता है। रक्षित राय को और मोक्ष विराट को बुरी तरह से मार रहे थे। रक्षित राय को मार मारकर अधमरा कर उसे उठाकर शिप से नीचे पानी में फेंक देता है। मोक्ष विराट के हाथ पैर को रस्सी से बांध देता है और उसे देखते हुए कहता है, आज के बाद मेरे सारे दुश्मनों को मैं माफी नहीं दूंगा, अब सबको मौत मिलेगी। 5 साल पहले मैंने रैबिट और अपने बच्चे के लिए तुम्हें जाने दिया था, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि अपनों के भेष में छुपा दुश्मन कोई और नहीं वो तुम हो, पर अब मैं तुम्हें बचने का एक भी मौका नहीं दूंगा। इतना बोल मोक्ष विराट को शिप के ऊपर उठा किनारे में उसे खड़ा कर देता है। मोक्ष विराट को देखा है जिसकी आंखें बंद होने को थी। विराट मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है। वो मोक्ष को देखते हुए अपनी टूटी आवाज में कहता है, मिस्टर मोक्ष खुराना, मुझे मारकर तुम यह मत सोचना कि तुमने अपने सारे दुश्मनों को मार कर कहानी खत्म कर दी। कहानी अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि कहानी अब शुरू होगी, वो भी असली कहानी। मोक्ष विराट की बात सुन मुस्कुरा के कहता है, चाहे कहानी शुरू हो या खत्म, मैं अब किसी को भी अपनी फैमिली को हार्म नहीं पहचाने दूंगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो दोबारा जन्म लेने में भी 1000 बार सोचेगा। इतना बोल मोक्ष विराट को पानी में फेंक देता है और इसी के साथ मोक्ष अपने आखिरी दुश्मन का भी अंत कर देता है। मोक्ष सुहानी और रुद्र को लेके वहां से सीधा खुराना पैलेस के लिए निकल जाता है। 2 घंटे बाद मोक्ष, सुहानी और रुद्रा लिविंग हॉल में खड़े थे। उनके सामने राज जी हाथ जोड़ के खड़े थे। वो मोक्ष और सुहानी से माफी मांग रहे थे। निहारिका जी, आर्यन, टिया, लीजा और रक्षित की आंखें नम थी। राज जी मोक्ष के सामने हाथ जोड़ माफी मांग रहे थे, लेकिन मोक्ष उन्हें माफ नहीं करता और ना ही उनकी तरफ देखा है। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। मोक्ष राज जी को इग्नोर कर अपनी मॉम निहारिका जी के पास आता है और उनके आंसू पोंछ कहता है, मॉम आप जानती हैं मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, पर धोखा और गलती नहीं, प्लीज मॉम आप रोना बंद कीजिए।
और हमें जाने दीजिए प्लीज मॉम। राज की मोक्ष की बात सुन सुहानी के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हुए बोले, सुहानी बेटा प्लीज तुम मोक्ष से कहो वह हमें छोड़कर मत जाए, उस कहो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सुहानी राज जी की बात सुनना मैं अपना सिर हिला के कहती है, नहीं पापा आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी मेरे साथ किया मैंने उसके लिए आपको माफ कर दिया, लेकिन आपने जो मेरे बेटे के साथ किया है मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं कर सकती। इसलिए मैं हब्बी को यहाँ रुकने के लिए नहीं कहूंगी, आप खुद कह लीजिए, अगर वो यहाँ रुकना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं उस घर में एक पल नहीं रह सकती हूँ जहाँ मेरे बेटे को मारने की कोशिश की गई हो। एक बेटी आपको माफ कर सकती है लेकिन एक माँ आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी पापा। राज जी सुहानी की बात सुन अपने जोड़े हुए हाथ नीचे कर देते हैं और निराश होकर अपना सिर झुका लेते हैं। मोक्ष सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ घर से बाहर निकल जाता है। आर्यन मोक्ष के गले लग रोने लगता है और उसे कहता है, भाई आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं लेकिन याद रखेगा जिस दिन मेरा बेटा या बेटी आएगी मैं भी आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक पाओगे। मोक्ष आर्यन की बात सुन कुछ नहीं कहता है, बस उसके सिर पर हाथ फेर देता है। सुहानी भी निहारिका जी से मिलती है और फिर टिया और लीजा से सबसे मिलने के कुछ ही देर बाद वह सब वहां से निकल जाते हैं। केविन सारा भी मोक्ष और सुहानी के साथ हमेशा के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं। अभी और गीता यही इंडिया में रहते हैं और अभी अपने पापा के सपने को पूरा करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, मोक्ष को गए हुए 2 साल हो जाता है। सुहानी की बेटी होती है। इस बीच रक्षित, लीजा और आर्यन टिया, मोक्ष और सुहानी से मिलने न्यूयॉर्क कई बार गए थे। आर्यन और रक्षित खुराना पैलेस में ही रहते थे। आर्यन का बेटा होता है और रक्षित की एक प्यारी सी बेटी होती है। इधर न्यूयॉर्क में भी केविन की 2 ट्विंस बेटियां होती हैं और यहाँ इंडिया में अभी की एक प्यारी सी बेटी होती है। इन 2 सालों में मोक्ष ने अपने पापा से बात नहीं की और ना ही सुहानी ने उन्हें माफ किया था। हाँ, वह राज जी से बात जरूर करती थी लेकिन उसने उन्हें माफ नहीं किया था। राज जी को भी बुरा लगता था लेकिन अपने बच्चों को खुश देख वो भी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं खत्म हो जाता है मोक्ष सुहानी के प्यार के साफ की दास्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।